मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की, यंग एक्सप्लोरर। कौन सोच सकता था कि तुम मेरी परेशानी इतनी जल्दी सुलझा दोगे। अब मैं वॉर के लिए तैयार हूं। अब तुम जाओ, डेमोलिशन जनरल फ्रिस्ट से जाकर मिलो। उन्हें शायद तुम्हारी मदद की जरूरत हो, हाइंस ने जियांग फे का कंधा थपथपाते हुए कहा। जी कमांडर, जियांग फे ने कहा और वहां से निकल गया। ऐसा लग रहा था कि अब उससे और कोई क्वेस्ट्स नहीं मिलेगी। अगला टारगेट फ्रिस्ट ही होना चाहिए। जैसे ही वो फ्रिस्ट की तरफ बढ़ रहा था, पूरी दुनिया एक सफ़ेद रोशनी से चमक उठी और जियांग फे गेम से लॉग आउट हो गया। वो अपने नए मिले इक्विपमेंट में इतना खो गया था कि टाइम चेक करना ही भूल गया। अच्छी बात यह थी कि हाइंस से मिली क्वेस्ट तुरंत कंप्लीट हो गई थी। जियांग फे अपनी पाम ट्रीज वाली मेकशिफ्ट झोपड़ी में उठा। आसमान अभी भी काला था क्योंकि सूरज अभी तक नहीं निकला था। उसने अपनी रिंग से कुछ खाना और पानी निकाला और ब्रेकफास्ट किया। हालांकि ये कोई बहुत अच्छा खाना नहीं था, लेकिन शिप के फ्रैगमेंट्स ढूंढने के मिशन तक उसका पेट भरने के लिए काफ़ी था। उसने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके उस विशाल समंदर में अपनी खोज दोबारा शुरू कर दी। अब हम कहाँ हैं? पानी पर 3 घंटे तक सर्फ करने के बाद जियांग फे ने पूछा। वो पूरी तरह से रास्ता भूल चुका था। हम मारियाना आर्किपेलागो में हैं। हम जल्द ही एक आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं, 0541 ने कहा। अच्छा, मारियाना आर्किपेलागो का नाम उसके लिए नया नहीं था। वो इसके बारे में जानता था क्योंकि दुनिया की सबसे गहरी सी ट्रेंचेस में से एक यहीं पर थी। कैप्टन, मुझे एक सिग्नल मिला है। जरा रुकिए। 30 मिनट्स बाद 0541 ने जोर से कहा। क्या है? जियांग फे का दिल बैठ गया और उसने तुरंत उड़ना रोक दिया। वो अभी ठीक मारियाना ट्रेंच के ऊपर थे। ये ब्रेव हार्ट के किसी फ्रैगमेंट का सिग्नल हो सकता है। मैं इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा क्योंकि सिग्नल बहुत वीक है, 0541 ने कहा। अरे यार, उम्मीद है कि ये कोई फॉल्स अलार्म ना हो। जियांग फे ने खुद को तैयार कर लिया ताकि वो ज़्यादा उम्मीदें न लगाए। कैप्टन, हाई इंटेंसिटी सर्च शुरू करने की परमिशन चाहिए, 0541 ने पूछा। वो छोटी सी रिंग बस एक सपोर्ट सिस्टम थी। हाई इंटेंसिटी सर्च शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, जिसके लिए जियांग फे की डायरेक्ट परमिशन चाहिए होती थी। सर्च शुरू करो, काफ़ी सोचने के बाद जियांग फे ने कहा। वो लोग वहाँ फ्रैगमेंट्स ढूंढने ही तो आए थे। भले ही उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बचानी थी, फिर भी उस हल्के सिग्नल को ट्रैक करने के लिए थोड़ी एनर्जी खर्च करना समझदारी ही होगी। ये एक ऐसा जुआ था जिसमें हारने के लिए जियांग फे तैयार था। हाई इंटेंसिटी सर्च एक्टिवेट कर रहा हूँ, हाईएस्ट सिग्नल भेज रहा हूँ। वूश। हाई इंटेंसिटी सर्च से जैसी उम्मीद थी, जियांग फे रिंग से निकलने वाली पावरफुल वेव्स को महसूस कर सकता था। जैसे ही 0541 ने सिग्नल को पानी के नीचे डायरेक्ट किया, उसकी उंगलियां जोर से वाइब्रेट होने लगीं। 10 मिनट्स बाद जियांग फे ने महसूस किया कि रिंग से वेव्स निकलना अचानक बंद हो गया। अगले 5 मिनट्स बाद रिंग ने फाइनली रिपोर्ट किया। कैप्टन, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी। आप पहले कौन सी सुनना चाहेंगे? 0541 ने पूछा। उफ, पहले बुरी वाली बताओ, जियांग फे ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। यहाँ का काम खत्म होते ही आपको एनर्जी सोर्सेज की तलाश शुरू करनी होगी, 0541 ने कहा। क्या तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ सर्चिंग फंक्शन यूज करने से ही तुम्हारा पावर रिजर्व खत्म हो गया? नेगेटिव। हालांकि सर्च फंक्शन ने काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम की है, लेकिन मेरा पावर रिजर्व अभी भी चल रहा है, 0541 ने कहा। तो फिर तुमने मुझे पावर सोर्स ढूंढने के लिए क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि अब हम जो करने वाले हैं उसमें मेरे पावर रिजर्व्स की कम से कम 80% एनर्जी खत्म हो जाएगी, 0541 ने कहा। ये क्या बकवास है? जियांग फे ने हॉवर सॉर्ट पर खड़े होकर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तभी अचानक उसे 0541 की बात याद आई। वो लोग ऐसा कुछ करने वाले थे जिसमें 80% पावर रिजर्व्स खर्च हो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि 0541 को पक्का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिल गया था। मुझे अच्छी खबर बताओ। जी कैप्टन, मारियाना ट्रेंच के बिल्कुल नीचे, जिसे चैलेंजर्स डीप भी कहा जाता है, वहीं पर शिप्स ब्रिज है। हम ब्रेवहार्ट के डेटा सेंटर को ढूंढने से बस एक कदम दूर हैं। हो? जियांग फे एक बार फिर चिल्लाया। इस बार तो खुशी के मारे उसका दिल उछलकर बाहर आने को हो रहा था। डेटा सेंटर, ये शिप का वो हिस्सा था जिसका जिक्र 0541 हर बार करता था जब भी जियांग फे किसी मुसीबत में फंसता था। डेटा सेंटर के मिलने पर वो 0541 से अपने लिए एकदम परफेक्ट मार्शल स्किल बनवा सकता था। उसे अब किताबों और टीचर से सीखी गई कमज़ोर मार्शल स्किल्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, डेटा सेंटर मिलने के बाद जियांग फे बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी और R&D लैबोरेटरी दोनों को अपग्रेड कर पाएगा, जिससे वो और भी पावरफुल ड्रग्स बना सकेगा। लेकिन ब्रिज की लोकेशन के बारे में सोचते ही जियांग फे परेशान होने लगा। चैलेंजर्स डीप कम से कम 11,000 किलोमीटर्स गहरा था। वहां नीचे पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि किसी भी इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन था। एक टैंक भी वहां पिचक कर पापड़ बन जाएगा। कैप्टन, वाटर प्रेशर के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, मैं डाइव करने में आपकी मदद के लिए पावर रिजर्व्स का ही यूज़ करूंगा, जियांग फे के दिमाग की बात पढ़कर 0541 ने कहा। समझ गया, जियांग फे ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन हमें अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
डाइविंग में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा और मेरा सजेशन है कि एक्सपीडिशन शुरू करने से पहले आप अच्छे से रेस्ट कर लें। और तो और हमें इस मौके को सीरियसली लेना होगा। कोई दूसरी डाइव नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा पावर रिजर्व खत्म होने वाला है। अगर डाइव के दौरान कुछ भी होता है तो हमें तुरंत ऊपर आना होगा और दोबारा डाइव करने से पहले पावर रिजर्व्स को रिप्लेनिश करना होगा। ठीक है, मैं रिस्क समझ रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मुझे आराम करने के लिए कोई आसपास की ज़मीन ढूंढ कर दो, जियांग फे ने कहा। उसने 0541 की एडवाइस मानी और अच्छे से आराम किया। उसने कुछ खाना खाया और एक बढ़िया नींद ली। वो थोड़ा थक गया था क्योंकि वो लगभग पूरी सुबह से उड़ ही रहा था। चह, आखिर ये मेन इंजन रूम है कहाँ? अपनी पावर नैप से उठते हुए जियांग फे सोचने लगा। मेन इंजन रूम के बिना उसे रिंग के लिए और पावर सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। पूरी दुनिया में घूम घूम कर यूरेनियम्स चुराना लॉन्ग टर्म के लिए कोई समझदारी वाला प्लान नहीं था, क्योंकि लगभग सभी यूरेनियम माइंस बड़ी नेशंस या बड़े कॉर्पोरेशंस के कब्जे में थीं। अगर वो जुगे शंजन का रूप ले भी ले तो भी आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। अगर जियांग फे ने अपनी हद पार की तो कोई ना कोई उसे ढूंढ ही लेगा और उसे हरा देगा। उफ, अभी के लिए मेन इंजन रूम को भूल ही जाना चाहिए। मुझे सबसे पहले वो डेटा सेंटर हासिल करना होगा, जियांग फे ने खुद से कहा। वो रेतीले बीच पर लेट गया और करीब 1 घंटे तक सोने के बाद एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक होकर उठा। मैं तैयार हूँ, चलो डाइव शुरू करते हैं, अंगड़ाई लेते हुए जियांग फे ने कहा। बहुत बढ़िया, मैंने डाइविंग गियर तैयार कर लिया है। पानी में जाने से पहले कृपया इसे पहन लें और सारे हैचेज और ओपनिंग्स को सिक्योर कर लें, 0541 ने कहा और एक फ्यूचरिस्टिक डाइविंग सूट मटीरियलाइज किया जो दिखने और पहनने में एकदम रेगुलर वेट सूट जैसा ही था। हे भगवान, मुझ पर कृपा करना, मुझे सेफ रखना, सूट पहनते हुए जियांग फे ने प्रार्थना की। चलो डाइव करें, जियांग फे ने कहा। फिर वो अपनी सॉर्ड पर सवार हुआ और समंदर के सबसे गहरे हिस्से की तरफ नीचे उतरने लगा। जियांग फे को बस तैरने के बजाय नीचे जाने के लिए अपनी सॉर्ड का सहारा लेना पड़ा क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा थी। अगर वो सॉर्ड की स्पीड पर डिपेंड रहने के बजाय खुद तैर कर जाता तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। 0541 ने जो सूट दिया था उसमें ब्रीदिंग मैकेनिज्म लगा हुआ था। जियांग फे जितना नीचे जा रहा था उस पर पानी का प्रेशर उतना ही बढ़ता जा रहा था। 0541, हम कितना नीचे आ चुके हैं? दोपहर के सूरज की रोशनी सतह पर बहुत तेज थी, लेकिन जियांग फे जहां था वहां से सूरज बस रोशनी के एक छोटे से डॉट जैसा दिख रहा था। उसके आसपास का प्रेशर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। हम समुद्र तल से सिर्फ 250 मीटर्स नीचे हैं। इस डेप्थ पर कोई भी आम इंसान इतने जबरदस्त प्रेशर में दम तोड़ चुका होता, 0541 ने कहा। धत्त तेरी, अब मुझे भी ये प्रेशर महसूस होने लगा है, जियांग फे ने खुद से कहा। उसे महसूस हो रहा प्रेशर इतना भारी था मानो उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी बस खड़ी हो। चिंता की कोई बात नहीं है कैप्टन, मैं आपकी सेहत पर लगातार नज़र बनाए हुए हूँ। ये प्रेशर आम इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन आप आम नहीं हैं। इसे इस तरह सोचिए, ये माहौल आपकी ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है, 0541 ने कहा। लगभग 2 मिनट्स तक नीचे जाने के बाद जियांग फे की आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। भले ही उसकी सांसें रुक नहीं रही थीं, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। ये उस पर पड़ रहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बदलाव का असर था। कुछ मीटर्स और नीचे जाने पर जियांग फे को चक्कर आने लगे। पल भर के लिए उसकी सांस ही अटक गई। उसी पल जियांग फे के शरीर के चारों तरफ हल्के नीले रंग की रोशनी चमकी और उसकी वो बेचैनी कम हो गई। वो नीली रोशनी एक बैरियर था जिसे 0541 ने जियांग फे को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। भले ही वो नीली रोशनी काफ़ी हल्की थी, लेकिन समंदर की उस गहरी कालिमा में वो एक रोशनी की किरण की तरह चमक रही थी। जियांग फे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आगे बस 5 से 6 मीटर्स तक ही देख पा रहा था। बाकी हर तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था। अभी बैरियर अपनी फुल स्ट्रेंथ पर सेट नहीं था। जियांग फे को सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और उस पर पड़ रहा प्रेशर अभी भी बरकरार था। इस वक्त जियांग फे जैसा मेटा ह्यूमन भी आसानी से हिलडुल नहीं पा रहा था। मुझे ब्रिज तक पहुंचने का एक अंदाजतन टाइम बताओ, जियांग फे ने कहा। आधा घंटा या उससे ज़्यादा कैप्टन, 0541 ने कहा। आधा घंटा? 15 मिनट्स तक नीचे जाने के बाद जियांग फे को कुछ भी दिखना बंद हो गया। अंधेरे में हल्की रोशनी होने के बावजूद जियांग फे अपने पैर तक नहीं देख पा रहा था। इस पॉइंट पर 0541 ने जियांग फे के लिए बनाए गए बैरियर को मैक्सिमम पावर पर सेट कर दिया था। अब उसे एकदम ठीक महसूस हो रहा था क्योंकि वो उस भारी प्रेशर का आदी हो चुका था। वो नहीं जानता था कि वो कितनी गहराई में आ चुका है, लेकिन उसे इतना पता था कि वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है क्योंकि आम मछलियाँ दिखना बंद हो गई थीं और बड़े बड़े समुद्री जीव ज़्यादा नजर आने लगे थे। वार्निंग, वार्निंग, क्रिटिकल थ्रेट डिटेक्टेड अप्रोचिंग एट हाई स्पीड। अचानक उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए 0541 की जोरदार आवाज़ गूंजी। क्या हो रहा है? बुरे से बुरे हालात के लिए खुद को तैयार करते हुए जियांग फे चिल्लाया। वार्निंग, वार्निंग, क्रिटिकल थ्रेट डिटेक्टेड, टारगेट अप्रोचिंग अस, इवेसिव मैनूवर एडवाइज्ड, 0541 ने अपनी नीरेस्ट सिस्टम टोन में कहा।
कहाँ? मुझे किस तरफ जाना चाहिए? जियांग फेई 0541 से भी ज़्यादा जोर से चिल्लाया। इमीडिएट असेंशन टुवर्ड द सर्फेस इज एडवाइज्ड। ठीक है। जियांग फेई ने तुरंत अपने पैरों के नीचे से होवरबोर्ड हटाया और उसे ऊपर सतह की तरफ मोड़ दिया। वार्निंग, वार्निंग, क्रिटिकल थ्रेट डिटेक्टेड, इमिनेंट अटैक इनकमिंग, इमीडिएट असेंशन इज एडवाइज्ड। ये सब क्या बकवास है? जियांग फेई अपने होवरबोर्ड को और तेज ऊपर ले जाते हुए चिल्लाया। आसपास सब कुछ एकदम काला था। उसे सचमुच कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्रिटिकल थ्रेट आइडेंटिफाइड एज वॉइड मांटा। थ्रेट स्पीड सुपरसीड्स असेंशन स्पीड। अबॉर्ट, अबॉर्ट, प्लीज बी रेडी फॉर कॉम्बैट, O541 ने कहा। 0541 ने जो रिपोर्ट दी उससे जियांग फेई को बस दो ही बातें समझ आईं। एक तो ये कि उसकी भागने की स्पीड बहुत कम थी और दूसरी ये कि अब उसे लड़ना ही पड़ेगा। ये वॉइड मंटा आखिर क्या बला है? जियांग फेई ने ऊपर जाना रोकते हुए और लड़ाई के लिए तैयार होते हुए पूछा। इस वक्त 0541 अपनी नॉर्मल टोन में वापस आ चुका था। याद कीजिए, मैंने बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी लाते वक्त आपको क्या बताया था। लैब से 2 वायरस सैंपल्स और 3 एलियन बींग्स के सैंपल्स गायब हो गए थे। उन्हीं एलियन बींग सैंपल्स में से एक ये वॉइड मैंटा है। क्या? मुझे याद है तुमने कहा था कि शिप 7000 साल पहले क्रैश हुआ था। कोई जानवर या मॉन्स्टर इतने सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है? जियांग फेई ने अपने शरीर में एनर्जी जुटाते हुए पूछा। एलियन स्पीशीज धरती के जीवों से कहीं ज्यादा लंबा जीवन जीने के लिए जानी जाती हैं। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि ये आने वाला वॉइड मैंटा असली एलियन स्पीशीज नहीं है, 0541 ने कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उन गायब हुए एलियन सैंपल्स में से वॉइड मैंटा एक लेवल 4 का पीक क्रीचर था, लेकिन ये आने वाला जीव सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल 4 है। मेरा अंदाजा है कि असली वॉइड मैंटा ने धरती के जीवों के साथ मेटिंग करके ये मिक्स्ड ब्रीड पैदा की है, इसीलिए इसका पावर लेवल कम हो गया है। फिर भी मैं आपको अपनी पकड़ ढीली करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हम इसी के इलाके में लड़ रहे हैं। यहाँ ये आसानी से पीक लेवल 4 के बराबर ताकतवर हो सकता है। पीक लेवल 4? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं इससे कैसे निपटूंगा? जियांग फेई चिल्लाया। जियांग फेई जानता था कि वो अभी लेवल 4 की शुरुआत में ही है। पीक लेवल 4 के दुश्मन से लड़ना तो सीधे सीधे खुदकुशी करने जैसा था। कैप्टन, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पानी के अंदर आप इससे किसी भी हाल में भाग नहीं सकते। जैसे ही 0541 ने अपनी बात पूरी की, वो तुरंत अपनी डिफ़ॉल्ट सिस्टम वॉइस में वापस आ गया। वार्निंग, क्रिटिकल थ्रेट डिटेक्टेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। 0541 के इतना कहते ही एक विशाल साया जियांग फेई के पास से तेजी से गुजरा। भले ही वो उसे साफ देख नहीं पा रहा था, लेकिन जियांग फेई पानी के अंदर उठती उस पागल कर देने वाली लहर को महसूस कर सकता था। अगर जियांग फेई खुद को ना संभालता तो वो किसी लट्टू की तरह गोल गोल घूमने लगता। शीट, ये बहुत तेज है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, जियांग फेई चिल्लाया। अगर 0541 ने उसे अलर्ट ना किया होता तो वो गच्चा खा जाता। उसके तैरने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जियांग फेई बस उसके पास से गुजरने की लहर महसूस कर पाया, उसकी झलक तक नहीं देख सका। यहां बहुत अंधेरा है। 0541, रोशनी करो, जियांग फेई चिल्लाया। उस घुप अंधेरे में किसी भी चीज से लड़ना नामुमकिन था। जियांग फेई के पास रोशनी का इकलौता जरिया वो बैरियर था जो 0541 ने उसके लिए बनाया था, लेकिन उसकी रोशनी बहुत डिम और कम थी। रॉजर दैट। इस वक्त एनर्जी बचाना प्रायोरिटी नहीं थी। सबसे पहली प्रायोरिटी उस आने वाले खतरे को हराना और जिंदा बचना था, क्योंकि लड़ाई के लिए साफ दिखना जरूरी था। इसलिए 0541 ने जियांग फेई के ऑर्डर का तुरंत पालन किया। हे भगवान! वॉइड मांटा का विशाल रूप देखकर जियांग फेई खौफ से कांप उठा। 10 मीटर्स लंबा त्रिकोण आकार का वो दानव बेहद भयानक और खुखार लग रहा था। एक्वेरियम में दिखने वाली आम मंटारे मछलियों के उलट ये महाकाय राक्षस एक अलग ही तबाही था। इसके दांत इतने नुकीले और लंबे थे कि जियांग फेई ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं और वो जियांग फेई को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई बाज किसी छोटे से खरगोश को देखता है। धत्त तेरी, मैं इससे कैसे लड़ूं? जियांग फेई पर घबराहट हावी होने लगी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस चीज का सामना उसने पहले कभी नहीं किया उससे कैसे लड़ा जाए। यह वॉइड मांटा अंतरिक्ष से आए असली वॉइड मांटा की पहली संतान था। फिर भी ये एक शिकारी था और शिकार करना इसके खून में था। उस पल इसमें कोई शक नहीं था कि उसने जियांग फेई को अपना शिकार मान लिया था। हालांकि जब जियांग फेई के कहने पर 0541 ने तेज रोशनी की तो वॉइड मांटा पल भर के लिए सहम गया, क्योंकि उसने इतने गहरे समंदर में कभी किसी चीज को इतना तेज चमकते नहीं देखा था। इसलिए वो उलझन में पड़ गया कि इस चीज का क्या किया जाए। अगर जियांग फेई ने 0541 को रोशनी करने के लिए ना कहा होता तो वॉइड मांटा अपनी टारगेट लोकेशन लॉक करते ही जियांग फेई को सीधा निगल चुका होता। कैप्टन, मैं लड़ाई में सीधे तौर पर कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि हम समंदर की गहराई में हैं। जब तक मेरे पावर रिजर्व्स रहेंगे, मैं इस भारी प्रेशर को रोकने के लिए बैरियर बनाए रखूंगा। आपका बर्बाद किया गया हर एक सेकंड आपकी जिंदगी के लिए खतरा बनता जाएगा।
बेहतर यही होगा कि आप इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दें, 0541 ने कहा। 0541 लड़ाई के लिए कोई सलाह तो नहीं दे पाया, उल्टा उसने जियांग फे को एक और बुरी खबर सुना दी। भाड़ में जाए, लगता है अब लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। जियांग फे भाग नहीं सकता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 0541 का बैरियर टूट जाएगा और अंजाम बहुत बुरा होगा। आ जाओ फिर, मुझे खाना चाहते हो? मेरी लाश पर से गुजरना होगा, जियांग फे दहाड़ा। उसने अपना हॉवरबोर्ड तैयार किया और हाई एनर्जी लेजर को चार्ज करना शुरू कर दिया। बजस, सॉर्ड की नोक से एक लाल बैंगनी लेजर बीम निकली और सीधे मानता से जा टकराई। ये हमला इस वक्त जियांग फे का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक था। इसकी फायर पावर लेवल 4 के पीक मेटा ह्यूमन के फुल फोर्स अटैक के बराबर थी। थियोरेटिकली इससे काफ़ी तगड़ा डैमेज होना चाहिए था। भड़ाम, निशाना बिल्कुल सटीक लगा, लेकिन नतीजा जियांग फे की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। मानता में छेद करने के बजाय लेजर ब्लास्ट ने वॉइड मांटा को बस एक तरफ धकेल दिया। जैसे ही बुलबुले छंटे, जियांग फे वॉइड मांटा के चारों तरफ एक हल्की नीली रोशनी चमकते हुए देख सकता था। ये क्या बकवास है? एक जानवर जो बैरियर यूज कर सकता है? ये एक इंटरमीडिएट लेवल 4 का एलियन बीस्ट है। पानी के अंदर इसकी लड़ने की ताकत लेवल 4 के पीक तक बढ़ जाती है। इसके लिए बैरियर्स यूज करना बहुत आम बात है, 0541 ने कहा। लेजर अटैक लगातार हिट कर रहा था क्योंकि हाईली कंप्रेस्ड पार्टिकल्स अभी पूरी तरह से रिलीज नहीं हुए थे। लेजर सीधा बैरियर पर लगा था, लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह से टूटा नहीं था, जियांग फे ने सॉर्ड घुमाकर दोबारा हमला करना चाहा, पर अटैक खत्म हो गया। आखिरकार वॉइड मैंटा का पीछा करने के बाद लेजर ने बैरियर की प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ दिया और सीधा वॉइड मैंटा पर जा लगा, जिससे उसकी छाती में 1 मीटर चौड़ा छेद हो गया। जैसा कि एक एलियन बीस्ट से उम्मीद थी, वॉइड मैंटा पानी के अंदर बहुत स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा एक इंटरमीडिएट लेवल 4 का जीव था। वो एक बैरियर बनाने के लिए काफी पावरफुल था, लेकिन लेजर का सीधा हमला नहीं झेल पाया। वॉइड मैंटा की छाती में 1 मीटर चौड़ा छेद किसी भी 10 मीटर लंबे दानव को मारने के लिए काफी था, लेकिन एक एलियन स्पीशीज होने की वजह से वॉइड मैंटा की वाइटैलिटी कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। छाती में इतने जानलेवा घाव के बावजूद वो अभी भी लड़ सकता था। वो ये कैसी आवाज है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तेज है या धीमी, जियांग फे चिल्लाया, क्योंकि उसे पानी के अंदर वॉइड मैंटा की अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। ये एकोलोकेशन है, एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव जो चीजों से टकराकर वापस लौटती है। उफ, मैं सच में अपने कान के पर्दों को पागलों की तरह वाइब्रेट होते हुए महसूस कर सकता हूं। उस जानलेवा घाव के बाद वॉइड मैंटा दर्द से तड़प रहा था। उसकी हरी आंखों ने जियांग फे को घूरा और फिर वो अचानक पूरी स्पीड से जियांग फे की तरफ झपटा। उसकी आंखें हरे रंग में चमकीं और उसने एक लाइट बीम छोड़ी जो सीधा जियांग फे को लगी। वज़, ये क्या था? जियांग फे ने पूछा। वॉइड मैंटा ने फिजिकल हमला नहीं किया था, फिर भी वो अपने बैरियर को बुरी तरह वाइब्रेट होते हुए देख सकता था, मानो उस पर अभी अभी कोई हमला हुआ हो। एन एनर्जी अटैक हैज़ बीन रिसीव्ड। बैरियर इंटेग्रिटी 75%। रिकवरी 30 सेकेंड्स। 0541 ने तुरंत जियांग फे को डैमेज रिपोर्ट दी। शीट, मैं इस अटैक से बच भी नहीं सकता। ये बहुत तेज है। कोई बात नहीं, देखते हैं कौन किसे पहले मारता है। जियांग फे घबराने लगा क्योंकि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक अभी कूल डाउन में था। उसे दोबारा यूज करने से पहले जियांग फे को 5 मिनट्स तक चार्ज होने का इंतजार करना था। तब तक जियांग फे लड़ने के लिए आर्मर पियर्सिंग कैनन का इस्तेमाल कर सकता था। टारगेट लॉक्ड, 0541 ने कहा, जैसे ही जियांग फे ने अपनी सॉर्ड से वॉइड मैंटा पर निशाना लगाया। बूम! सॉर्ड से एक और लाइट बीम निकली और सीधा वॉइड मैंटा पर जा लगी। वॉइड मैंटा का बैरियर पहले ही बहुत हैवी डैमेज झेल चुका था और कुछ पल के लिए डिसेबल हो गया, जिससे आर्मर पियर्सिंग कैनन का अटैक सीधा उसके शरीर पर लगा। जैसे ही अटैक हिट हुआ, वॉइड मैंटा का जो बैरियर अभी रिकवर हो ही रहा था, वो पूरी तरह फेल हो गया। भाड़ में जा, आजा! जियांग फे दहाड़ा और एनर्जी कैनन से लगातार हमला करते हुए वॉइड मैंटा की तरफ बढ़ा। हालांकि सॉर्ड का सबसे कमजोर अटैक भी जांग फैमिली की रेलगन जितना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इसकी फायर पावर एक लेवल 4 के बिगिनर के फुल फोर्स अटैक के बराबर थी। अपनी हाई वाइटैलिटी और ताकत के बावजूद वॉइड मैंटा हर 5 सेकंड्स में होने वाले इस तरह के हमले के सामने बेबस था। जियांग फे के हमलों से उस जानवर का खून और मांस के टुकड़े लगातार कटकर पानी में मिल रहे थे। भले ही वो भारी नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन इस लेवल के हमले वॉइड मैंटा को मारने के लिए काफी नहीं थे। वो जब उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है, तो वॉइड मैंटा ने जियांग फे को खाने का इरादा छोड़ दिया। अब वो सिर्फ उसे जान से मारना चाहता था। उसकी हरी आंखें दोबारा चमकने लगीं और इस बार बिना किसी देरी के कई अटैक बीम्स सीधे जियांग फे पर आ लगीं। वार्निंग, हाई इंटेंसिटी वेव अटैक्स रिसीव्ड। बैरियर इंटेग्रिटी 75%। वार्निंग, एस्टिमेट सब्सिक्वेंस अटैक 1 मिनट। मेरे पास टाइम नहीं है। जियांग फे ने गुस्से से अपने दांत पीसे और वॉइड मैंटा के ठीक ऊपर वाली जगह पर पहुंच गया। दूर से सॉर्ड यूज करके हमला करने पर वो खुद भी वॉइड मैंटा के हमलों का शिकार हो सकता था।
एक दूसरे पर लगातार वार करने से दोनों का ही नुकसान होना तय था। इसलिए जियांग फे ने तय किया कि वो वॉइड मंटा को खुद पर हमला करने का कोई मौका नहीं देगा। इसके बजाय वो हमला करने के लिए अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करेगा। वॉइड मंटा के इतने करीब जाना बहुत खतरनाक और डरावना था, लेकिन जियांग फे के पास और कोई चारा नहीं था। सॉर्ड की हाई एनर्जी कैनन वॉइड मंटा के लिए जानलेवा थी, लेकिन वो 5 मिनट्स तक इंतजार नहीं कर सकता था। अलर्ट! इमिनेंट अटैक इनकमिंग! इवेड! जब जियांग फे वॉइड मंटा के और करीब पहुंचा तो 0541 का अलार्म उसे चेतावनी देने के लिए जोर से बजने लगा। कबाड़ा हो गया। जब तक जियांग फे समझ पाता कि वॉइड मंटा क्या कर रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आंखों से लेजर्स छोड़ने के बजाय वॉइड मंटा तैरता हुआ जियांग फे की तरफ आया और उसने अपना मुंह खोल दिया। जियांग फे के दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि वॉइड मंटा उसे जिंदा निगलना चाहता है, लेकिन ऐसा सोचकर जियांग फे ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वॉइड मंटा जियांग फे को निगल नहीं रहा था, बल्कि वो काले रंग की लाइट बॉल के रूप में एक बेहद पावरफुल अटैक छोड़ रहा था। जियांग फे ने तुरंत होवरबोर्ड हटाया और सॉर्ड की मदद से खुद को उस अटैक की जद से दूर खींच लिया। सॉर्ड के हरकत में आने से पहले ही वो ब्लैक बॉल छूट चुकी थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो ब्लैक बॉल जियांग फे के बैरियर को छूते हुए बाल बाल निकल गई। वो ब्लैक बॉल जियांग फे के पास से गुजरी और कुछ दूरी पर जाकर फट गई, जिससे पानी के अंदर एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन की शॉकवेव ने वॉइड मंटा और जियांग फे दोनों को ही दूर धकेल दिया। लगता है ये राक्षस अब सीरियस हो रहा है। आंखों से लेजर अटैक और अब मौत की ये मेगा बॉल जियांग फे को महसूस हो गया था कि वॉइड मंटा किसी भी कीमत पर उसकी जान लेना चाहता है। यही मौका है। वो जानलेवा ब्लैक बॉल दागने के बाद वॉइड मंटा कुछ देर के लिए एकदम सुन्न पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कमज़ोर हो गया हो, जिससे जियांग फे को हमला करने का एकदम खुला मौका मिल गया। मौका देखते ही जियांग फे मंटा के ऊपर पहुंचा और खुद को ठीक उसकी आंखों के ऊपर पोजीशन कर लिया। अब मेरे मुक्के का स्वाद चख! जियांग फे पूरी ताकत से दहाड़ा। जियांग फे अब 1 साल पहले वाला कोई भोला भाला नौसिखिया नहीं था। 3 खतरनाक लड़ाइयों में जिंदा बचने के बाद जियांग फे को खून खराबे और मौत देखने की आदत पड़ चुकी थी। अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर जब उसे इतना भारी प्रेशर और जान जाने का खतरा महसूस हो रहा था, तो जियांग फे अपनी पूरी ताकत से लड़ने में जरा भी नहीं झिझकता। पेनेट्रेटिंग च्वी स्ट्राइक! जियांग फे ने सीधा मंटा की एक आंख में अपना मुक्का दे मारा। भड़ाम! छपाक! वॉइड मंटा की बाईं आंख फट गई। उसकी आंख के गड्ढे से हरा खून फवारे की तरह बाहर निकला और जियांग फे के आसपास के पानी में मिल गया, जिससे उसे दिखना बंद हो गया। वो कमजोर हो चुका वॉइड मंटा दर्द से तड़प उठा। इसके तुरंत बाद वो पागल सा हो गया। भले ही उसका शरीर बहुत मजबूत था और उसके अटैक्स पावरफुल थे, लेकिन वॉइड मंटा आखिर में एक जानवर ही था। उसकी अक्ल कम थी, इसलिए एक आंख फूटने के बाद उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या किया जाए। गुस्से और बौखलाहट में मंटा पागलों की तरह छटपटाने लगा और खुद को जियांग फे से छुड़ाने के लिए अपनी लंबी पूंछ और फिन्स को हर तरफ मारने लगा। अंधी होने से पहले मंटा पानी के अंदर अपनी तेज स्पीड का फायदा उठाकर जियांग फे पर हमला करने में पूरी तरह नाकाम रही थी। अब जब उसने इस छोटे से इंसान को कम आंकने की भारी गलती कर दी थी, तो उसने अपनी पूंछ मोड़ी और इतनी तेज स्पीड से भागने लगी कि जियांग फे भी उसका पीछा नहीं कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, जियांग फे मंटा की पीठ के निचले हिस्से की तरफ बढ़ा और अपनी सॉर्ड से पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दिया। टेक्निकली वो सॉर्ड किसी असली ब्लेड की तरह नहीं बनी थी। उसे सिर्फ जियांग फे की रिक्वेस्ट पर 0541 ने ऐसा आकार दिया था। खून सवार होने की वजह से जियांग फे ने सॉर्ड और खुद को होने वाले नुकसान के बारे में 0541 की लगातार मिल रही वार्निंग्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उस वक्त जियांग फे को सिर्फ एक ही बात की परवाह थी, और वो थी उस जानवर को मारना। कई जोरदार वार करने के बाद जियांग फे मंटा की पीठ पर एक गहरा घाव करने में कामयाब हो गया। उसने अपनी खुद की एनर्जी से सॉर्ड को चार्ज किया और सीधा मंटा के शरीर में उतार दिया। वो जैसे ही जियांग फे ने मंटा के शरीर में सॉर्ड घोंपी, वो दर्द से चीख उठी। मुझे खाने की कोशिश का यही अंजाम होता है। जियांग फे खून के प्यास में पूरी तरह अंधा हो चुका था। एक हाथ से सॉर्ड को कसकर पकड़ते हुए उसने दूसरे हाथ से मंटा पर अपनी पूरी ताकत से मुक्का दे मारा। क्रिटिकल वार्निंग! बैरियर इंटेग्रिटी 1%। प्लीज लीव कॉम्बैट स्टेटस प्रॉम्प्टली। जियांग फे अभी भी अपने उसी पागलपन में था, जबकि 0541 का अलार्म कान फोड़ देने वाली आवाज में बज रहा था। क्या? जैसे ही 0541 का अलार्म और तेज हुआ, जियांग फे आखिरकार होश में आया और उसने खुद को भारी खतरे में पाया। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके चारों तरफ का बैरियर टूटने ही वाला है। अगर बैरियर टूट जाता तो भले ही मंटा मर जाती, लेकिन पानी का वो भयानक प्रेशर जियांग फे को भी पल भर में कुचलकर रख देता। जियांग फे शांत हुआ और उसने मंटा को मुक्के मारना बंद कर दिया, क्योंकि वो पहले ही मरने की कगार पर थी। उसे तुरंत होश आया और उसे किसी भी सेकंड जान जाने का खतरा महसूस हुआ। उसने तुरंत वेव फोर्स आर्मर का वेव बैरियर एक्टिवेट कर लिया, जो 30 सेकंड्स तक आने वाले सारे डैमेज को कम करने में मदद कर सकता था। हालांकि ये कमज़ोर बैरियर टूटने से पहले वॉइड मंटा के सिर्फ 1 या 2 हमले ही झेल सकता था।
फिर भी ऐसे बुरे वक्त में ये बेहद काम का साबित हुआ। 0541 ने जो बैरियर बनाया था उसकी इंटेग्रिटी सिर्फ 1% बची थी। एक और हमला उसे पल भर में चकनाचूर कर सकता था। हालांकि अगर बैरियर पूरी तरह से टूटता नहीं तो 0541 वक्त के साथ उसकी इंटेग्रिटी को वापस ठीक कर सकता था। बैरियर को दोबारा रीस्टार्ट करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता और अगर बैरियर टूट जाता तो जियांग फे 1 सेकंड के अंदर ही मारा जाता। वेव बैरियर लगते ही जियांग फे को थोड़ी राहत मिली और उसने उस मरते हुए वॉइड मांटा पर ध्यान दिया। वॉइड मांटा पर अनगिनत मुक्के बरसाने के बाद जियांग फे ने उस दानव की दोनों आंखें फोड़कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा वॉइड मांटा बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। उसके हमले अब सोच समझ कर नहीं बल्कि सिर्फ इंस्टिक्ट की वजह से हो रहे थे। फिर भी अगर जियांग फे लगातार मुक्के मारता रहता तो मांता के मरने से पहले जियांग फे खुद दम तोड़ देता। जब जियांग फे होश में नहीं था तब उसने लगातार 1 मिनट से ज्यादा समय तक मांता पर हमले किए थे। वॉइड मांटा की हालत इस वक्त जानलेवा थी। अगर वो कोई इंसान होता तो अब तक जाने कितनी बार मर चुका होता। दूसरी तरफ ये विदेशी जानवर न सिर्फ वक्त के साथ ठीक हो सकता था बल्कि अपनी खोई हुई आंखें दोबारा भी उगा सकता था। ये बात जानते हुए जियांग फे बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो जानवर किसी भी तरह ठीक हो पाए। मरने का वक्त आ गया है। होश में आने के बाद जियांग फे ने आंख बंद करके मुक्के मारने के बजाय सॉर्ड के हमले पर भरोसा करने का फैसला किया। ज़्यादा से ज़्यादा आर्मर पियर्सिंग कैनन को 1 मिनट के अंदर दोबारा यूज़ किया जा सकता था। आर्मर पियर्सिंग कैनन इस्तेमाल के लिए तैयार है सर, 0541 ने कहा। Hasta la vista, baby. जियांग फे ने सॉर्ड को ट्रिगर किया और एक पावरफुल बीम छूट पड़ी। सॉर्ड अभी मांता के अंदर आधी ही घुसी थी। सॉर्ड का मुंह ठीक वॉइड मांटा के अंदर था और अगर जियांग फे सॉर्ड से हमला करता तो ये पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी ज़्यादा खतरनाक यानी अंदर से ही फट जाने वाला धमाका होता। जैसे ही जियांग फे ने आर्मर पियर्सिंग कैनन चलाई वॉइड मांटा किसी गुब्बारे की तरह फूल गया जो फटने ही वाला हो। जियांग फे की उम्मीद के उलट वॉइड मांटा अंदर की तरफ पिचकने के बजाय फूल गया। इस वक्त जिस एक चीज़ ने वॉइड मांता को फटने से रोक रखा था वो थी उसकी सख्त बाहरी खोल जैसी त्वचा। भले ही जियांग फे को बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन मांता के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से कीचड़ बन चुका था। कोई भी जीव कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक बार वॉइड मांटा के अंदरूनी अंग नष्ट होने के बाद वो बिना ज़्यादा आवाज़ किए तुरंत मर जाता है। बधाई हो कैप्टन, आपने दुश्मन को हरा दिया है। मांता को स्कैन करके ये पक्का करने के बाद कि वो मर चुका है और अब उठ नहीं पाएगा, 0541 ने रिपोर्ट दी। फूफ, ये एक अजीबोगरीब लड़ाई थी। वेटसूट के अंदर होने की वजह से जियांग फे बता सकता था कि वो सचमुच अपने ही पसीने में तैर रहा था। 0541 ने यह बात भांप ली और तुरंत उसके सूट से पसीना बाहर निकाल दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद ही जियांग फे को एहसास हुआ कि उसने बहुत जल्दबाजी कर दी थी। अगर वो थोड़ा पहले होश में ना आता तो वॉइड मांता उसे मार डालता। जो वेव बैरियर बनाया गया था वो 30 सेकंड्स तक बिना किसी नुकसान के टिका रहा और उस दौरान 0541 बैरियर की इंटेग्रिटी को 15% तक वापस लाने में कामयाब रहा। हालांकि ये अभी भी कमज़ोर था लेकिन जब तक जियांग फे कोई हमला नहीं झेलता तब तक डाइव करना उसके लिए सेफ था। तुम्हारा पावर रिजर्व कितना बचा है? आगे डाइव करते हुए जियांग फे ने पूछा। 30% से कम कैप्टन। बची हुई पावर के साथ बैरियर को दोबारा ठीक करने में मुझे 5% एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होगी, 0541 ने कहा। ठीक है, जियांग फे ने जवाब देते हुए सिर हिलाया। बैरियर को ठीक करना उसके लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि वही एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो उसे और मौत के कुएं को अलग कर रही थी। कैप्टन, ये सलाह दी जाती है कि आप वॉइड मांटा की लाश को संभाल कर रख लें। आपकी ताकत को और बढ़ाने के लिए एक पोशन बनाने में ये मेरे लिए बहुत अच्छा मटेरियल साबित होगा, जियांग फे के लाश छोड़ने से पहले 0541 ने कहा। ओह! जियांग फे खुशी से झूम उठा, जैसे उसने ये जंगफा के किराए के गुर्गों की 4 लेवल 4 लाशों के साथ किया था। 0541 जियांग फे के पावर लेवल को बढ़ाने के लिए उनसे एक पावर अप सीरम तैयार कर सकता था। हालांकि जियांग फे एक नौजवान था, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इंसानी खून का इस्तेमाल करना थोड़ा डरावना था। दूसरी तरफ किसी जानवर को उसकी जगह इस्तेमाल करना एकदम अलग बात थी। वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खुशी खुशी ऐसी अनगिनत चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता था। कैप्टन, यह जानवर किसी की जगह लेने वाली चीज़ नहीं बल्कि अपने आप में एक बहुत पावरफुल मटेरियल है। इस जानवर की मांसपेशियां और ताकत इंसानों से कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए इनसे पोशंस बनाना बहुत ज़्यादा असरदार होगा। हम कितने ज़्यादा असरदार होने की बात कर रहे हैं? जियांग फे ने पूछा। यह अंदाज़ा लगाया गया है कि वॉइड मांटा से बना पोशन आपके एनर्जी लेवल को इंटरमीडिएट लेवल 3 से बढ़ाकर बिगिनर लेवल 4 कर सकता है। निकल, झूठ मत बोल। क्या तुम्हारा मतलब है कि एक वॉइड मांटा 4 लेवल 4 के मेटा ह्यूमन से भी बेहतर है? जियांग फे हैरान होकर चिल्लाया। अगर 0541 को वॉइड मांटा पर पूरा भरोसा था तो जियांग फे इस लड़ाई के बाद एक बहुत बड़ा खजाना लूट रहा था, बिल्कुल गेम की तरह। ये बिल्कुल सही है कैप्टन, जियांग फे के सवाल का जवाब देते हुए 0541 ने पुष्टि की। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके इस प्रक्रिया को शुरू करो। तब तक हम डाइव जारी रखते हैं। वॉइड मांटा की मृत लाश को रिंग में स्टोर करने के बाद जियांग फे ने कहा।
अगर दुनिया के सबसे गहरे हिस्से तक के रास्ते में कोई अजीबोगरीब राक्षस बीच में ना आते तो आगे का सफ़र एकदम मज़े से कट जाता। सच कहूं तो जियांग फे यही उम्मीद कर रहा था कि अब कोई और झमेला ना हो। 20 मिनट्स तक डाइव करने के बाद जियांग फे आखिरकार चैलेंजर्स डीप पर पहुंच गया। उस मिट्टी के अलावा जिस पर वो खड़ा था, जियांग फे को आसपास कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो किसी अंडर वाटर वर्ल्ड जैसी किसी चीज़ को देखने की उम्मीद कर रहा था। 0541 ब्रिज कहाँ है? आसपास छानबीन करके कुछ न मिलने पर जियांग फे ने पूछा। कैप्टन, आपको यह समझना चाहिए कि ब्रिज यहाँ सदियों से पड़ा हुआ है। इंसानों ने तब से लेकर अब तक बहुत तरक्की कर ली है और वो यहाँ तक आ चुके हैं। अगर आप इसे आसानी से ढूंढ सकते तो बाकी लोग इसे पहले ही उठा ले जाते। 0541 ने मजाक करने की कोशिश करते हुए कहा। यह बहुत मज़ेदार था। हा हा हा, जियांग फे ने तंज कसते हुए हंसने का नाटक किया। कुछ सेकंड्स बाद 0541 ने रिपोर्ट दी। कैप्टन, मैंने ब्रिज के साथ सफलतापूर्वक कनेक्शन जोड़ लिया है। ऑप्टिकल कैमोफ्लाज सिस्टम हटाया जा रहा है। बज़ पार्टिकल्स चमके और पल भर में गायब हो गए, जिससे एक बहुत बड़ा टूटा हुआ जहाज सामने आ गया जो जियांग फे के खड़े होने की जगह से बस कुछ ही मीटर्स की दूरी पर था। पूरी संरचना खाई की दीवार से टिकी हुई थी। ऑप्टिकल कैमोफ्लाज न होने के बावजूद सदियों की धूल और रेत से पूरी तरह ढक जाने की वजह से ब्रिज दूर से अलग नहीं दिख रहा था। दरवाजे खुल रहे हैं, 0541 ने फिर से कहा। जियांग फे के सिर से कुछ मीटर्स ऊपर एक स्लाइडिंग डोर बाहर निकला और खुल गया। दरवाजे को ढूंढना आसान था क्योंकि जहाज की अंदरूनी लाइटें किसी टॉर्च की तरह तेजी से चमक रही थीं। जियांग फे के दरवाजे के अंदर जाने के बाद 0541 ने एंट्रेंस को सील कर दिया। जियांग फे को 2 सेफ्टी चेंबर्स से होकर गुजरना पड़ा। पहला वाला एक छोटा कमरा था जिसने बाहर का सारा पानी बाहर ही रोक दिया था। दूसरा चेंबर वो इकलौता हिस्सा था जो ब्रिज के अंदर और बाहर की दुनिया को अलग कर रहा था। जैसे ही जियांग फे ने दूसरे चेंबर को पार किया, उसका स्वागत एक विशाल कमरे ने किया। सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था क्योंकि जियांग फे जहाज के दूसरे हिस्सों में पहले भी जा चुका था। जहाज के अंदर आकर जियांग फे ने वेटसूट उतारा और आखिरकार चैन की सांस ली। मैं आखिरकार वापस आ गया, 0541 थोड़े जज्बाती अंदाज में बोला। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी जहाज से ताल्लुक़ रखती थी। कम से कम 7000 साल तक दूर रहने के बाद ब्रिज में वापस लौटने का एहसास जियांग फे के अपने घर वापस लौटने जैसा ही था। क्या ये ब्रिज है? शिप के अंदर घूमते हुए जियांग फे ने पूछा। सच कहूं तो शिप का ये हिस्सा बाकियों जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी काफी विशाल था। अंदाजा लगाने के लिए ये किसी 3 मंजिला इमारत जैसा था। यह करीब 15 मीटर्स ऊंचा और 30 मीटर्स लंबा था। 100 मीटर से ज्यादा बड़ी लैबोरेटरी के सामने ये बस एक छोटे से कमरे जैसा लग रहा था। हाँ कैप्टन, ये ब्रेवहार्ट का ब्रिज है। आपको सिर्फ इसके साइज से इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ये शिप का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि ये शिप का कोर भी है। जियांग फे ने सोचा था कि शिप का कोर मेन इंजन होगा क्योंकि सब कुछ मेन इंजन रूम से मिलने वाली पावर पर ही तो डिपेंड करता था। हो, आप गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन असली अहमियत डेटा सेंटर की है, 0541 ने कहा। डेटा सेंटर, या फिर इसका पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज सेंटर, 0541 की मेन बॉडी था क्योंकि ये शिप का सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम था। भले ही 0541 ने जियांग फे की बहुत मदद की थी और कई कमाल के काम किए थे, लेकिन जियांग फे की उंगली में पहनी हुई रिंग बस मेन डेटा सेंटर का एक पोर्टेबल टर्मिनल थी। छोटा और पोर्टेबल होने की वजह से 0541 के कई फंक्शन एक हद तक लिमिटेड थे। एक बार 0541 अपनी मेन बॉडी से लिंक हो जाए तो उसके कई फंक्शंस अनलॉक हो जाएंगे और रिंग के बाकी फीचर्स भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाएंगे। अरे रहने दो, शिप का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा तो तुम हो, जियांग फे ने 0541 की झूठी तारीफ करते हुए कहा। कैप्टन सर, टेक्नोलॉजी के मामले में अर्थ की नॉलेज बहुत पुरानी मानी जाती है। यहाँ हर मशीनरी अपने एक एक पार्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। प्लैनेट नामिक पर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी सिंगुलैरिटी के पॉइंट तक एडवांस हो चुकी थी। शिप की मेन बॉडी, इंजन रूम, वेपनरी और बाकी कई हिस्से इतने एडवांस थे कि उनमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। फिर भी इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी वाले शिप्स गिनती के कुछ 100 ही थे, 0541 ने कहा। क्या तुमने पहले नहीं बताया था कि सिर्फ ब्रेवहार्ट के पास ही वो लेटेस्ट मोस्ट एडवांस्ड इंजन है जो किसी ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से बचकर निकल सकता है? जियांग फे ने पूछा। इंजन बेशक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, लेकिन शिप के कामयाबी से बच निकलने की असली वजह मेरी प्रिसाइज कैलकुलेशंस थीं। एक प्रॉपर रूट के बिना कोई भी ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से नहीं बच सकता, फोटॉन्स तक नहीं, 0541 ने कहा। समझ गया, इसका मतलब मैं सही था। इस शिप में सबसे पावरफुल चीज़ इंजन रूम या वेपन्स नहीं है, वो शुरू से तुम ही थे। बिल्कुल सही, ऐसा लग रहा है कि कैप्टन की इंटेलिजेंस बढ़ गई है, 0541 ने कहा। डेटा सेंटर से लिंक होने के बाद उसकी बातचीत का तरीका इंसानों जैसा हो गया था। सही बात है, चलो यहाँ और टाइम वेस्ट नहीं करते, अब इस शिप को चालू करते हैं, जियांग फे ने कहा। रुकिए सर, डेटा सेंटर और मुझे अपना डेटा सिंक किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में लंबा वक्त लगेगा।
क्या मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि आप रात भर ब्रिज में ही रुकें? सिंक्रोनाइजेशन पूरा होने के बाद मैं बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है फिर, जियांग फेई ने कहा। सच कहें तो डेटा सेंटर मिलने के बाद जियांग फेई तुरंत कुछ बदलाव देखना चाहता था, लेकिन क्योंकि पहले सिंक्रोनाइज करना जरूरी था, इसलिए चुपचाप इंतजार करना ही बेहतर था, क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। अब जब उसे ब्रिज मिल गया था तो जियांग फेई ने शिप के बाकी हिस्सों को ढूंढने का प्लान रोक दिया। ब्रिज लेने के बाद 0541 को अभी भी समंदर की सतह पर लौटने में जियांग फेई की मदद करनी थी। इसमें पक्का पावर रिजर्व्स खर्च होंगे। इसके बाद पीछे हटना और अपनी एनर्जी वापस पाना ही सबसे सही था। अगर 0541 की पावर खत्म हो गई तो मुसीबतों और खतरों का सामना जियांग फेई को ही करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ 0541 के लिए एनर्जी का सोर्स मिलने के बाद ही होगा। अगर वो ना भी ढूंढ पाए तो भी वो चाहता था कि 0541 जल्द से जल्द उसके लिए परफेक्ट मार्शल स्किल्स बना दे। बायो पोशन भी लगभग तैयार था और अपनी ताकत बढ़ाने के बाद जियांग फेई आराम से और पावर और शिप के हिस्सों की तलाश कर सकता था। जैसे ही 0541 शिप के डेटा सेंटर से सिंक हुआ, वो डॉर्मेंट हो गया। जियांग फेई एकदम से उस खाली ब्रिज में अकेला रह गया। फिर वो कैप्टन की कुर्सी पर बैठ गया और उस बड़ी सी खाली स्क्रीन को घूरने लगा। ये वो स्क्रीन थी जहां शिप और उसकी हेडिंग्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी। क्योंकि ब्रिज अपने बाकी हिस्सों से अलग था, इसलिए स्क्रीन पूरी तरह से काली थी। वाव, एक असली स्पेसशिप, जियांग फेई ने कहा, क्योंकि उसे अचानक इस बात का एहसास हुआ था। कंट्रोल पैनल पर बहुत सारे बटन्स और स्विचेस थे। भले ही पावर नहीं थी, फिर भी जियांग फेई ने किसी को भी दबाने की हिम्मत नहीं की। आखिर ये एलियन टेक्नोलॉजी थी। ह्यूमन टेक्नोलॉजी की तरह उसका आम लॉजिक यहां काम नहीं आने वाला था। अगर गलती से उसने कोई स्विच तोड़ दिया या फिर उससे भी बुरा सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिवेट कर दिया तो जियांग फेई बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। भले ही 0541 डॉर्मेंट था, रिंग के कुछ फंक्शंस अभी भी काम कर रहे थे। जियांग फेई ने कुछ खाने पीने का सामान निकाला और कैप्टन की सीट पर बैठकर अपने डिनर को एंजॉय करने लगा। ब्रिज को देखने के अलावा और कोई काम न होने की वजह से वो बहुत जल्दी बोर हो गया। आसपास हजारों ऐसी चीजें थीं जिन्हें जियांग फेई छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए सब कुछ देखने के बाद वो बोर हो गया। उसने अपनी मार्शल स्किल्स प्रैक्टिस करने की सोची, लेकिन शिप में सब कुछ बहुत नाजुक लग रहा था। उसे डर था कि अगर उसके मूवमेंट्स थोड़े भी रफ हुए तो गलती से कुछ टूट सकता है। जो भी हो, जियांग फेई बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। आखिरकार कुछ घंटों के इंतजार के बाद गेम में लॉग इन करने का टाइम हो गया। ये तो अजीब है, आज तुम इतने टाइम पर कैसे आ गए? इजाबेला ने पूछा, क्योंकि उसे लगा था कि जियांग फेई हमेशा की तरह आज भी लेट आएगा। हाँ, मैं बस तुमसे दोबारा मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर पाया, जियांग फेई ने हंसते हुए कहा। हम्फ, क्या बकवास है, इजाबेला ने जोर से कहा, लेकिन उसका चेहरा उसके असली जज्बातों को नहीं छिपा पाया। वो पागलों की तरह ब्लश कर रही थी और खुद को अपना चेहरा छिपाने से रोक नहीं पाई। देखा जाए तो ये पहली बार था जब जियांग फेई ने इतनी सीधी बात कही थी। ही, जियांग फेई भी हंसने लगा। उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। सच तो ये था कि जियांग फेई ने अभी लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन का सामना किया था। हालांकि वो बिना किसी खरोंच के बच गया था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। जियांग फेई के मामले में वो अपनी फीलिंग्स को लेकर ज्यादा ओपन महसूस कर रहा था। उसे लगा कि अब उसे अपनी बातों को छिपाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उसे चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं लगी, खासकर इस बात पर कि इजाबेला सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम थी। सही मायनों में जियांग फेई की सोच बदल गई थी। सबकॉन्शियसली जियांग फेई में काफ़ी बदलाव आ गया था, लेकिन जाहिर है उसे इस बात का एहसास नहीं था। चलो फ्रिस्ट से बात करते हैं, जियांग फेई ने कहा। ठीक है, इजाबेला ने अभी भी उससे नज़रें चुराते हुए कहा, क्योंकि वो अभी भी ब्लश कर रही थी। फ्रिस्ट को ढूंढना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो डेमोलिशन जनरल था। वो फोर्ट्रेस के अंदर ही होगा, जहां सारे बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव्स और कैनन्स रखे होंगे। जियांग फेई फोर्ट्रेस की दीवारों के साथ साथ चला और जल्दी ही उसे फ्रिस्ट मिल गया। जनरल फ्रिस्ट, मैंने सुना है आप मुझे ढूंढ रहे हैं, उसे सैल्यूट करने के बाद जियांग फेई ने कहा। सही सुना। मैंने सुना है कि तुमने हाइंस की मदद की और उसकी कई बड़ी परेशानियां सुलझा दी। मुझे तुमसे काफ़ी उम्मीदें हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, फ्रिस्ट ने कहा। वो भी जियांग फेई के साथ काफ़ी फ्रेंडली बर्ताव कर रहा था। हाइंस और फ्रिस्ट प्योर ब्लडेड नेफिलिम्स नहीं थे। भले ही वो स्ट्रांग थे, लेकिन उन्हें जियांग फेई और इवान जैसे किसी भी प्योर ब्लड नेफिलिम्स से नीचा माना जाता था। इसलिए भले ही वो रैंक में जियांग फेई से कई दर्जे ऊपर था, फिर भी उसने जियांग फेई से पूरी इज्जत के साथ बात की। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जियांग फेई ने पूछा। जैसा कि तुम जानते हो, लाइट फैक्शन के साथ जंग नज़दीक आ रही है। अपने लोगों का बोझ और जानमाल का नुकसान कम करने के लिए हमें और ज़्यादा पावरफुल फायर सपोर्ट चाहिए। सिर्फ मैजिक कैनन्स से काम नहीं चलेगा, लेकिन इतने कम टाइम में और ज़्यादा कैनन्स बनाना मुश्किल है। इसलिए ट्रेडिशनल कैनन्स का इस्तेमाल करना ही सबसे सही रहेगा। उन्हें बनाना आसान है। अभी जिस मेन मटेरियल की कमी है वो आर्केन डेप्यूरेट गोल्ड है, डेमोलिशन जनरल फ्रिस्ट ने कहा। डिंग, डेमोलिशन जनरल फ्रिस्ट हैज़ अ क्वेस्ट फॉर यू, मटीरियल्स फॉर वॉर 4।
विल यू एक्सेप्ट इट? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जियांग फेई ने कहा। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसने क्वेस्ट की रिक्वायरमेंट चेक की और मुस्कुराया। इस क्वेस्ट को उसी वक्त कंप्लीट करने के लिए उसके पास आर्केन डेप्यूरेट गोल्ड की ज़रूरी क्वांटिटी पहले से मौजूद थी। ये उस खजाने में शामिल था जो उसने लाइट फैक्शन के टाउन्स को लूटकर इकट्ठा किया था। जनरल, मेरे पास थोड़ा आर्केन डेप्यूरेट गोल्ड है, क्या ये आपकी ज़रूरत के लिए काफ़ी रहेगा? जियांग फेई ने तुरंत वापस मुड़कर फ्रिस्ट से पूछा। वर्जियो ग्लाइडर, तुम नेफिलिम्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं हो। ये तो कमाल हो गया। तुम्हारा शुक्रिया, फ्रिस्ट ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसकी मांग उसी वक्त पूरी हो गई थी। डिंग, यू हैव ऑब्टेन 25 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 1300 गोल्ड कॉइन्स, 6000 ऑनर पॉइंट्स। अपने एक्सपीरियंस पॉइंट गेज को थोड़ा और बढ़ते हुए देखकर जियांग फेई को खुशी हुई। क्या मेरी सेवा की और कोई ज़रूरत है? आगे की क्वेस्ट ट्रिगर करने के लिए जियांग फेई ने पूछा। हाँ। फ्रिस्ट इतना एक्साइटेड था कि वो भूल ही गया था कि जियांग फेई अभी भी वहीं खड़ा है और मदद करने के लिए तैयार है। उसने खुशी से सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सारे ज़रूरी मटेरियल्स के साथ अब हम और ज़्यादा कैनन्स बना सकते हैं। तुम्हारी इस तुरंत मदद की वजह से अब हम माउंटिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा कैनन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जीत शैडो फैक्शन की ही होगी। जियांग फेई की तारीफ करने के बाद फ्रिस्ट ने एक और क्वेस्ट दे दी। वर्जियो ग्लाइडर, जैसा कि तुम समझते हो, सिर्फ कैनन्स बिना हाईली एक्सप्लोजिव गन पाउडर के काम नहीं करेंगी। जियांग फेई हैरान रह गया। वो जानता था कि उसने लाइट फैक्शन से क्या क्या लूटा था और उसमें हाईली एक्सप्लोजिव गन पाउडर बिल्कुल नहीं था। गन पाउडर बनाने के लिए मूनस्टोन की ज़रूरत होती है। हालांकि उसकी इन्वेंट्री में मूनस्टोन्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में थे, लेकिन वो खुद उन्हें नहीं बना सकता था। डिंग, डेमोलिशन जनरल फ्रिस्ट हैज़ अ क्वेस्ट फॉर यू, मटीरियल्स फॉर वॉर 5, विल यू एक्सेप्ट इट? ठीक है, भले ही मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अभी इसी वक्त आपकी ये मांग पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जियांग फेई ने क्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए कहा। डिंग, क्वेस्ट अपडेटेड, क्वेस्ट नेम मटीरियल्स फॉर वॉर 5, क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, डेमोलिशन जनरल फ्रिस्ट रिक्वायर्स यू टू कलेक्ट 20,000 हाई एक्सप्लोजिव गन पाउडर। Quest reward, 80 million experience points, 3,000 gold coins, 15,000 honor points, shadow faction reputation points 500। इस क्वेस्ट के एक्सपीरियंस पॉइंट्स और बाकी रिवॉर्ड्स देखकर जियांग फेई हैरान रह गया। जैसी उम्मीद थी, ये क्वेस्ट कंप्लीट करना ज़्यादा मुश्किल था और यही वजह थी कि इसका रिवॉर्ड भी इतना ज़्यादा था। गोल्ड कॉइन्स और ऑनर पॉइंट्स की जियांग फेई को कोई खास परवाह नहीं थी, लेकिन रेपुटेशन पॉइंट्स का अमाउंट काफ़ी बढ़िया था, जिसे देखकर जियांग फेई खुश हो गया। रेपुटेशन पॉइंट्स हासिल करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि एक नॉर्मल प्लेयर को 10, 20 या 100 पॉइंट्स जमा करने में ही बहुत लंबा टाइम लग जाता था। रेपुटेशन पॉइंट्स देने के मामले में एनपीसीएस बहुत कंजूस होते थे, जैसा कि खुद इस क्वेस्ट से ही साफ दिख रहा था। जियांग फेई पहले ही 5वीं क्वेस्ट लाइन तक पहुंच चुका था, फिर भी रिवॉर्ड में सिर्फ 500 रेपुटेशन पॉइंट्स मिल रहे थे। हालांकि ये एक बड़ा अमाउंट माना जाता था, लेकिन लड़कियों से इतनी आसानी से रेपुटेशन पॉइंट्स मिलने की वजह से जियांग फेई की आदत बिगड़ चुकी थी। क्योंकि डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस के तीनों बड़े लीडर्स मर्द थे, इसलिए जियांग फेई रेगुलर प्लेयर्स की स्पीड से ही अपने रेपुटेशन पॉइंट्स फार्म कर पा रहा था। अगर उनके बीच कोई औरत होती तो जियांग फेई के रोमियो टाइटल का असर शुरू हो जाता और इजाबेला जलन के मारे पक्का ऐसा कुछ कर बैठती जिससे जियांग फेई को बाद में पछताना पड़ता। ज़्यादातर फेचिंग या कलेक्टिंग क्वेस्ट्स इतनी बोरिंग होती थीं कि प्लेयर्स अक्सर उन्हें पूरी तरह स्किप कर देते थे। सिर्फ अमीर प्लेयर्स ही इन्हें करते थे, क्योंकि इसमें पैसे देकर ज़रूरी मटीरियल्स खरीदने के बदले फ्री एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते थे। जियांग फेई की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसने लाइट फैक्शन से बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। अगर ऐसा ना होता तो जियांग फेई भी इस क्वेस्ट को स्किप कर देता। अपना खुद का पैसा लगाकर क्वेस्ट्स क्लियर करना हां तियान्यू का काम था। भले ही जियांग फेई अमीर था, लेकिन वो हां तियान्यू जैसा नहीं बनना चाहता था। ये अच्छी बात थी कि जियांग फेई के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मूनस्टोन्स मौजूद थे। अब उसे बस किसी ऐसे इंसान को ढूंढना था जो इसे गन पाउडर में रिफाइन करने का बारीक काम कर सके। भले ही पूरी रिफाइनिंग प्रोसेस का अपना एक फेलिंग और सक्सेस रेट था, लेकिन जियांग फेई को पूरा यकीन था कि 20,000 गन पाउडर प्रोड्यूस करने के लिए कम सक्सेस रेट की भरपाई करने लायक मूनस्टोन्स उसके पास मौजूद थे। इसलिए जियांग फेई ने इस काम को एम्पीरियल ड्रैगन से पूरा करवाने का फैसला किया। इससे वो इंजीनियर प्रोफेशन वाले प्लेयर्स को लेवल अप करने में भी मदद कर सकता था। फिर वो डॉनलाइट सिटी की तरफ वापस चल पड़ा, क्योंकि लगभग सारे प्रोफेशन प्लेयर्स वहीं रहते और काम करते थे। जियांग फेई अपनी टेरिटरी में गया और अपनी रिक्वेस्ट के बारे में बात करने के लिए रोसा रोजेट को ढूंढा। उससे बात करना ही सबसे सही था, क्योंकि वो अकेली ही प्रोफेशन से जुड़े सारे मामले संभालती थी। मूनस्टोन्स को गन पाउडर में रिफाइन करने के लिए प्लेयर्स का अरेंजमेंट उसी से करवाना सबसे तेज तरीका था। तुम्हें पता है, जब तुम गायब होते हो तो किसी भूत की तरह गायब होते हो। किसी को नहीं पता होता कि तुम कहाँ हो। एकदम सन्नाटा। और जब तुम वापस आते हो तो कुछ ऐसा बड़ा धमाका करते हो कि कोई तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाता। जैसे ही जियांग फेई ने अपनी रिक्वेस्ट बताई, रोसा रोजेट ने कहा,
सच कहा जाए तो जियांग फे को रोसा रोजेट पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि जियांग फे ने उसे गिल्ड की ट्रेजरी सौंप रखी थी। इसके अलावा वो मैनेजमेंट में भी बहुत टैलेंटेड थी। एम्पीरियल ड्रैगन की जिम्मेदारी संभालने के बाद पूरा गिल्ड ना सिर्फ बहुत बड़ा बन गया था, बल्कि इससे वो खुद भी काफ़ी फेमस हो गई थी। ये तो होना ही था। वो लड़की या फिर वो औरत लोगों से रिश्ते बनाने में बहुत तेज थी। वो तुम्हें तुम्हारे ही गिल्ड से बाहर निकाल सकती थी, और इससे पहले कि तुम्हें समझ आता कि तुमने क्या किया है, तुम पहले ही एम्पीरियल ड्रैगन का बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके होते। दी अरिस्टोक्रेट्स जैसे अलाइड गिल्ड का मान रखने के अलावा वो दूसरे गिल्ड से प्लेयर्स को खींचने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी, चाहे वो गिल्ड कोई भी हो। वैसे एम्पीरियल ड्रैगन डॉनलाइट सिटी के साथ साथ बाकी शहरों में भी एक उभरता हुआ सितारा था। रोजा रोजेट जैसी बेहतरीन और टैलेंटेड मैनेजर और जियांग फे जैसे जोश से भरे लीडर की वजह से स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ साथ रेगुलर प्लेयर्स का इस गिल्ड की तरफ खींचे चले आना बहुत नॉर्मल था। रोजा रोजेट दूसरे गिल्ड्स के साथ जो सबसे बुरा काम करती थी वो ये था कि वो गिल्ड और अपने टारगेट प्लेयर दोनों को ही कुछ ऐसा ऑफर करती थी जिसे वो मना ही नहीं कर पाते थे। भले ही जियांग फे ने हाल ही में गिल्ड की ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी थी, लेकिन वो फिर भी सैटिस्फाइड था क्योंकि गिल्ड पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। एम्पीरियल ड्रैगन असल में दी एरिस्टोक्रेट्स को पीछे छोड़कर हर मामले में शहर का सबसे स्ट्रांग गिल्ड बन चुका था। उनके पास सबसे स्ट्रांग फाइटिंग फोर्स के साथ साथ बेहतरीन प्रोफेशन प्लेयर्स भी थे। हो सकता है कि बाहर और भी अच्छे प्रोफेशन प्लेयर्स हों जो किसी अनजान गिल्ड में बैठकर रोजा रोजेट के दिए शानदार ऑफर को पकड़ने का इंतजार कर रहे हों। ऐसा मत कहो, मुझे इस काम के लिए पूरे गिल्ड की मदद चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट है, जियांग फे ने रोजा रोजेट से मिन्नतें करते हुए कहा। प्लीज़ इन्हें ले लो, मुझे इन्हें रिफाइन करवाकर हाई एक्सप्लोजिव गन पाउडर बनवाना है। पूरे 20,000। जियांग फे ने अपनी इन्वेंट्री से सारे मूनस्टोन्स निकालते हुए कहा। उफ, ठीक है। वैसे भी गिल्ड में ज़्यादातर प्रोफेशन प्लेयर्स के पास अभी कोई खास काम नहीं है, मैं उन्हें तुरंत काम पर लगा देती हूँ, रोजा रोजेट ने कहा। ऑर्डर देने के बाद रोजा रोजेट ने गिल्ड के सारे इंजीनियर्स से कांटेक्ट किया और उन्हें गन पाउडर बनाने के काम पर लगा दिया। जियांग फे बाद में डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस लौट गया। वहां जाने से पहले जियांग फे ने उस फोर्ट्रेस पर रुककर उसका कंस्ट्रक्शन चेक किया जिस पर उसने पहले कब्जा किया था। एनपीसी बिल्डर्स पूरी लगन से काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें फोर्ट्रेस का कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए अभी और टाइम चाहिए होगा। देखने से लग रहा था कि फोर्ट्रेस का बेसिक ढांचा तैयार हो चुका था, लेकिन अभी भी इसके कई ज़रूरी हिस्से अधूरे थे। जब तक नया पैच आएगा तब तक फोर्ट्रेस के पास अपना कुछ डिफेंस तैयार हो चुका होगा। जियांग फे ने कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस थोड़ी देर तक चेक की और एनपीसी बिल्डर्स के यूज़ के लिए मटेरियल्स के क्रेट्स छोड़ दिए। अपना काम खत्म करने के बाद वो डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस के लिए निकल गया। भले ही वो कुछ करना चाहता था, लेकिन उसने हॉल ऑफ कमांडर्स के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। सेंट ऑफ द लाइट वहीं बैठकर जियांग फे के आने का इंतजार कर रही थी। उसके पास जियांग फे के लिए कोई क्वेस्ट हो सकती थी, और अगर जियांग फे ने कुछ गलत कह दिया तो वो गलती से इन्फैचुएटेड स्टेटस तक पहुंच सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो इजाबेला गुस्से से पागल हो जाएगी। जैसे ही वो हॉल के बाहर खड़े होकर कुछ और करने के बारे में सोच रहा था, एक नीली रोशनी का खंभा चमका। डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस में घुसने की हिम्मत किसने की? जियांग फे के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही नाइट्स कमांडर हाइंस की आवाज़ गूंजी। नीली रोशनी का खंभा गायब होने के बाद एक जाने पहचाने चेहरे ने जियांग फे को गले लगा लिया। आरियल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉर्फोक प्रिंसेस एरियल को डीमन फोर्ट्रेस के बीचों बीच अचानक देखकर हैरान होते हुए जियांग फे ने पूछा। ओ वर्ड्योर ग्लाइडर, क्या तुम इसे जानते हो? अपनी सॉर्ड नीचे करते हुए हाइंस ने पूछा। वो फोर्ट्रेस के डिफेंस का इंचार्ज था। जाहिर है, जब शैडो फैक्शन से ना जुड़ा हुआ कोई इंसान उनके इलाके में घुसता तो उसे रोकने के लिए सबसे पहले वही पहुंचता। हाँ कमांडर, ये मास्टर ऑफ द 7 सीज की बेटी प्रिंसेस एरियल है, जियांग फे ने प्रिंसेस को हाइंस से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा। ओह, डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस में तुम्हारा स्वागत है मर्फोल्क दोस्त। हालांकि मैं तुम्हारा यहाँ स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन बिना परमिशन फोर्ट्रेस में घुसना किसी जुर्म से कम नहीं है, हाइंस ने उसे अनदेखा करते हुए कहा। मर्फोक रेस और न्यूट्रल रेसेस में से एक थी जो लाइट और शैडो फैक्शन की जंग में किसी का साथ नहीं देती थी। फिर भी डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस में घुसना और सीधे हॉल ऑफ कमांडर्स के सामने आ जाना बहुत ही अजीब बात थी। मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। एरियल के पीले मुलायम गालों से आंसू बहने लगे। उसने भी हाइंस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। सबसे पहली बात तो ये थी कि एरियल एक लेवल 88 की हायर लॉर्ड टियर एनपीसी थी जो हाइंस से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग थी। दूसरी बात ये कि वो प्यार में पूरी तरह पागल थी और जियांग फे के अलावा किसी और आदमी की तरफ देखती भी नहीं थी। क्या हुआ? जियांग फे ने परेशान होते हुए पूछा। नागा ने मेरे पिता को किडनैप करके कैद कर लिया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एरियल ने रोते हुए कहा। डिंग, द मर्फोक प्रिंसेस एरियल हैज़ अ लेजेंडरी हिडन क्वेस्ट फॉर यू, ब्लिट्स रेस्क्यू, विल यू एक्सेप्ट इट? डिंग, द क्वेस्ट हैज़ बीन ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड ड्यू टू द लव कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड प्रिंसेस एरियल। जैसे ही जियांग फे और डिटेल्स पूछने वाला था, एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आ गया। ये क्या बकवास है? जियांग फे चिल्लाया। उसे आखिरकार इन्फैचुएटेड के साइड इफेक्ट समझ आ गए थे।
इन्फैचुएटेड स्टेटस वाली किसी भी लड़की की दी हुई सारी क्वेस्ट्स अपने आप एक्सेप्ट हो जाती थीं। जियांग फे के पास उसकी दी हुई किसी भी क्वेस्ट को रिजेक्ट करने की पावर ही नहीं थी। क्वेस्ट नेम ब्लिट्स रेस्क्यू। Quest objective: together with the master of the Seven Seas, King Elric, break the barricade that was imprisoning King Elric and rescue him. Quest reward: 200 million experience points, 5,000 gold coins, 1,000 merfolk race reputation points, mysterious equipment reward. Quest progression: save King Elric and defeat the army of the Naga. Quest reward: 500 million experience points, 10,000 gold coins, 3,000 merfolk race reputation points, mysterious equipment reward. Mission Impossible Challenge: save King Elric, destroy at least 70% of the Naga army, kill the tyrant of the ocean Morgan. Quest reward: 1 billion experience points, 50,000 gold coins, 5,000 merfolk race reputation points, mysterious equipment reward. Quest fail condition: King Elric perishes in battle. Penalty: 200 million experience points deduction. ये सब क्या है? पूरा क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद जियांग फे की बोलती बंद हो गई थी। ये पहली बार था जब उसे अलग अलग कंप्लीशन टीयर्स वाली कोई क्वेस्ट मिली थी। सबसे आसान काम सिर्फ किंग एल्रिक को बचाना था और जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ती सबसे मुश्किल काम ओवरलॉर्ड टीयर मॉर्गन को मारना था। जाहिर है डिफिकल्टी बढ़ने के साथ साथ रिवॉर्ड भी कहीं ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्ड कॉइन्स को छोड़ भी दें तो रेपुटेशन पॉइंट्स का रिवॉर्ड ही बहुत शानदार था। लेकिन सबसे कमाल की चीज मिस्टीरियस इक्विपमेंट रिवॉर्ड थी। जैसा कि नाम से ही इसकी डिफिकल्टी का पता चल रहा था, मिशन इम्पॉसिबल चैलेंज कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से पूरा किया जा सके। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूं, मेरे पिता को बचा लो, मेरे प्यार। एरियल ने जियांग फे के हाथों को अपने चेहरे से लगाते हुए रोते हुए कहा। एरियल बहुत बेबस थी। दुश्मनों ने उसके महल को घेर लिया था और किसी को भी भागने से रोकने के लिए एक बैरियर बना दिया था। एरियल सिर्फ लव कॉन्ट्रैक्ट की स्किल की वजह से ही भाग पाई थी, जो अपने पार्टनर तक टेलीपोर्ट होने के लिए सारी रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर कर देती थी। बेबसी की हालत में मदद मांगने के लिए उसके पास जियांग फे के अलावा और कोई नहीं था जिसके लिए वो इन्फैचुएटेड थी। एरियल एक बात पर ध्यान देना भूल गई थी कि जियांग फे सिर्फ लेवल 60 से थोड़ा ही ऊपर था। अगर लेवल 88 की हाई लॉर्ड होकर वो खुद अपने पिता को नहीं बचा सकती थी तो जियांग फे क्या ही कर लेता। बात यह थी कि एरियल के दिमाग में जियांग फे के अलावा और कोई नहीं था। जाहिर है उसने अपना सारा भरोसा और उम्मीद उसी पर लगा दी थी। धत्त तेरी की, अगर मैं तुम्हें इग्नोर करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता, जियांग फे अपने दिमाग में चिल्लाया। उस मनहूस क्वेस्ट के फेल होने पर पेनल्टी भी थी। 2 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर जियांग फे के अकाउंट से कट गए तो वो सीधे लेवल 59 पर गिर जाएगा। सुबकते हुए एरियल बोली, मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यार, एरियल ने जियांग फे को कसकर गले लगाते हुए कहा। बेचारा जियांग फे मरमेड प्रिंसेस को गले लगाने के अलावा कुछ कह भी नहीं सका। उस लड़की के दिमाग में अपने पिता को बचाने के अलावा और कुछ नहीं था। इसमें जियांग फे की तो कोई राय ही नहीं थी। कमांडर हाइंस, मुझे सच में आपकी मदद चाहिए, एरियल के शांत होने और उसे छोड़ने के बाद जियांग फे ने कहा। ये जानते हुए कि वो अकेला मॉर्गन का सामना नहीं कर सकता, उसे मजबूरन डीमन फोर्ट्रेस के कमांडर से मदद मांगनी पड़ी। मेरे भाई, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन शैडो फैक्शन में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, हाइंस ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। क्यों? तुम्हें हालात समझने होंगे। मरफोक रेस ने लाइट और शैडो के बीच की जंग में कभी दखल नहीं दिया है और ना ही हिस्सा लिया है। दूसरी तरफ हमारे मरफोक्स और नागास दोनों के साथ ही अच्छे रिश्ते हैं। कोई भी रेस ना तो हमारा साथ देगी और ना ही हमारे खिलाफ जाएगी। मान लो कि इस मुसीबत में हमने तुम्हारी मदद कर भी दी तो नागा हमसे दुश्मनी पाल लेंगे और लाइट फैक्शन की तरफ चले जाएंगे। इससे पावर बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाएगा और आज नहीं तो कल मरफोक रेस को ना चाहते हुए भी इस जंग में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, हाइंस ने अफसोस जताते हुए कहा। मैं समझ गया कमांडर हाइंस, मुझे ये सब बताने के लिए शुक्रिया। सारी बात समझने के बाद जियांग फे ने कहा। वो देख सकता था कि भले ही हाइंस मदद करना चाहता था, लेकिन वो शैडो फैक्शन के लिए अपनी ड्यूटी से बंधा था और कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जिससे फैक्शन की भलाई खतरे में पड़े। मेरे प्यार, अब हम क्या करें? घबराते हुए एरियल ने पूछा। सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी करने से पहले मुझे हालात का अंदाज़ा लगाना होगा, जियांग फे ने कहा। कुछ भी करके उसे ये क्वेस्ट कंप्लीट करनी ही थी। 2 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स गंवाना सीधा सीधा मौत था। इसलिए भले ही इसमें उसकी जान चली जाए, वो सिस्टम को अपने इतनी मेहनत से कमाए गए 2 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स ऐसे ही लूटने नहीं दे सकता था। हाइंस के मदद ना भेज पाने की वजह से मास्टर ऑफ द 7 सीज किंग एल्रिक को बचाने के लिए जियांग फे, एरियल और इजाबेला के साथ अकेला था। वो तीनों स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन पर बैठकर ईस्टर्न सीज की तरफ जा रहे थे जहां किंग एल्रिक को कैद करके रखा गया था। स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन इतना बड़ा था कि उसमें एक और पैसेंजर आराम से बैठ सकता था। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बिग सिस बेला, एरियल ने इजाबेला को गले लगाते हुए कहा। टेंशन मत लो, तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी भी हैं, इजाबेला ने कहा। दोनों लड़कियां एक दूसरे के बहुत करीब थीं।
आज तक जियांग फे को समझ नहीं आया था कि इजाबेला ने एरियल पर कौन सा जादू कर दिया था। जियांग फे जिस इजाबेला को जानता था वो अपनी लव राइवल के साथ कभी नहीं बनती, उसे अपनी सगी बहन की तरह मानना तो बहुत दूर की बात थी। रास्ते में जियांग फे ने सिचुएशन की डिटेल्स पूछी और जैसे जैसे एरियल ने सब बताया, जियांग फे एक गहरी सांस छोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। किंग एल्रिक की हालत ठीक नहीं थी। नागा ने इस किडनैपिंग की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। उन्होंने सबसे पहले मरफोल्क आर्मी को खत्म किया और सिर्फ किंग एल्रिक और उनके कुछ पर्सनल गार्ड्स को जिंदा छोड़ा। फिर उन्होंने अपनी आर्मी लाकर किंग एल्रिक को घेर लिया और उन्हें भागने से रोकने के लिए एक बैरियर बना दिया। एरियल सिर्फ लव कॉन्ट्रैक्ट स्किल की वजह से ही भाग पाई थी। तुम्हें अपने मास्टर ऑफ द सेवन सीज के टाइटल की लाज रखनी होगी। मेरे बचाने से पहले मर मत जाना, वरना तुम्हें मरने के बाद मुझे जवाब देना पड़ेगा। जियांग फे खुद से बड़बड़ाया। वो 2 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स हारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। शुक्र है कि इस क्वेस्ट में मुझे सीधा अटैक करना है। मुझे बस बैरियर तोड़ना है और किंग खुद को टेलीपोर्ट करके बचा लेंगे। रेस्क्यू मिशन की प्लानिंग करते हुए जियांग फे ने कहा। अपनी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से जियांग फे शायद हिडन क्वेस्ट के मुश्किल टियर को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जियांग फे के दिमाग में बस एक ही बात थी कि किंग एल्रिक को सुरक्षित उनकी बेड़ियों से आज़ाद किया जाए और कम से कम रिक्वायरमेंट के साथ क्वेस्ट खत्म की जाए। जैसे ही बैरियर टूटेगा, ओवरलॉर्ड टियर किंग एल्रिक खुद को तुरंत सेफ जगह पर टेलीपोर्ट कर सकेंगे। उसके बाद वो सेफ हो जाएंगे। बाकी पर्सनल गार्ड्स को बचाने के लिए जियांग फे कुछ नहीं कर सकता था। अपने प्लान्स फाइनल करने के बाद जियांग फे शांति से उस आइलैंड की तरफ बढ़ा जहां किंग एल्रिक को कैद रखा गया था। ये क्या बकवास है, अपनी आंखों से असली सिचुएशन देखते ही जियांग फे चिल्लाया। एरियल ये बताना भूल गई थी कि उसके पिता को कैद करने के साथ साथ लाखों नागा ब्रूट्स और साइरन्स ने घेर रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्मी आइलैंड के जितना अंदर थी वो उतनी ही स्ट्रांग थी। फ्रंट पर मौजूद ज्यादातर सोल्जर्स लेवल 70 के एलीट टियर के थे। उसके बाद एडवांस्ड एलीट लेवल 75 और ऐसे ही आगे। सोल्जर्स सिर्फ 2 चीज़ों की कड़ी पहरेदारी कर रहे थे। एक किंग एल्रिक, जिन्हें आइलैंड के बिल्कुल बीच में कैद किया गया था, और दूसरा बैरियर मैजिक सर्कल। खैर, अगर जियांग फे ने आसमान से डाइव करने की हिम्मत की भी तो उसे पता था कि वो बैरियर का मैजिक तोड़ने से पहले ही मारा जाएगा। बेला, तुम्हारा क्या ख्याल है? जियांग फे ने पूछा। शायद इजाबेला अपने फॉरबिडन स्पेल का यूज करके सोल्जर्स का कुछ कर सकती थी। जियांग फे के पास कोई और रास्ता नहीं था। भले ही उसके पास एक ऐसी स्किल थी जो फॉरबिडन स्पेल के जैसी ही थी, लेकिन उसे उस मैजिक स्पेल को लगातार चैनल करना पड़ता था। इसके अलावा वो एक ऐसी स्किल थी जो उसके सेंटर में होने पर ही एक्टिवेट होती थी। इसका मतलब था कि अगर वो स्किल अपने एक्टिव पीरियड में सोल्जर्स को मारने में फेल हो गई तो और ज़्यादा सोल्जर्स आकर जियांग फे को मार देंगे इससे पहले कि वो कुछ कर पाए। मुझे अफसोस है, ये बहुत ज़्यादा है। मैं इन सबको ख़त्म नहीं कर सकती, अपना सिर हिलाते हुए इजाबेला ने कहा। उसका ड्रैगन फॉर्म स्ट्रांग था, लेकिन फॉरबिडन स्पेल को चैनल करने में टाइम लगता था। स्पेल के रिलीज होने से पहले ही सोल्जर्स और आइलैंड के बाकी हायर टियर बॉसेस इजाबेला को स्पेल कास्ट करने से रोकने के लिए पक्का कुछ ना कुछ कर देंगे। धत्त तेरी, अब मुझे क्या करना चाहिए? जियांग फे ने खुद से कहा। जियांग फे आसमान में काफ़ी ऊपर था। सारे नागस का पूरा ध्यान समंदर की तरफ था, ताकि अगर मरफोल्क उन्हें रोकने के लिए अपनी आर्मी भेजें तो वो तैयार रहें। इसलिए आसमान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। कैसा रहेगा अगर मैं अपने भाई को यहाँ बुला लूँ? लेकिन याद रखना, इससे नागा नेफिलिम और शैडो फैक्शन से नफरत करने लगेंगे। मेरे पिता इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होंगे। इजाबेला ने एक आइडिया देने के साथ साथ वार्निंग भी दी। अगर इंटरमीडिएट ओवरलॉर्ड टियर ओटिस मदद कर देता तो नागा सोल्जर्स कोई बड़ी परेशानी नहीं होते। लेकिन इजाबेला की एक बात सही थी। ओटिस के नागा पर हमला करने से डीमन किंग पक्का गुस्सा हो जाते, क्योंकि इससे न्यूट्रल स्टांस वाले मरफोक और नागा का बैलेंस बिगड़ जाता। एरियल की खातिर इजाबेला अपने पिता का गुस्सा सहने के लिए तैयार थी। मेरे पास एक आइडिया है, कुछ सोचते हुए जियांग फे चिल्लाया। अगर जियांग फे कोई आर्मी भेजता तो नागा सोल्जर्स पलटवार करते, लेकिन अगर वो लड़ने के लिए किसी ओवरलॉर्ड टियर बॉस को भेजता तो वो अकेला ही पूरी आर्मी को आसानी से खत्म कर सकता था। एनपीसी मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ता एक ओवरलॉर्ड टियर बॉस किसी टाइटन जैसा होता। अगर ओटिस हमला करता तो नागास नेफिलिम रेस के साथ साथ शैडो फैक्शन से भी दुश्मनी पाल लेते। लेकिन क्या हो अगर वो इस दुश्मनी का रुख लाइट फैक्शन के किसी इंसान की तरफ मोड़ दे? ये फिर से एक तीर से 2 शिकार वाला मौका होगा। और अच्छी बात यह थी कि जियांग फे के दिमाग में मदद के लिए एक नाम भी था। बेला, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा। जियांग फे ने इजाबेला को अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहा। अगर वो सिल्फी से मदद मांगता तो इजाबेला को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उस असैसिन से सख्त नफरत करती थी। एक अच्छे पति की तरह पहले ही परमिशन ले लेना बेहतर था। तुम्हारा आइडिया क्या है? बताओ, इजाबेला ने कहा। वो छोटी और क्यूट नेफिलिम प्रिंसेस एरियल की अपनी छोटी बहन की तरह परवाह करती थी। अगर जियांग फे के पास कोई आइडिया था तो वो पक्का उसे सुनना चाहती थी। मैं सिल्फी से नागास पर हमला करने के लिए कह सकता हूँ। इस तरह हम ना सिर्फ एरियल के पिता को बचा लेंगे, बल्कि नागा शैडो फैक्शन की तरफ से अपनी न्यूट्रलिटी भी हटा लेंगे।
जियांग फे ने कहा और उम्मीद की कि इजाबेला उसे दोबारा ना काटे। ओह प्लीज़ ऐसा ही करो। सिस्टर सिल्फी सुनकर बहुत स्ट्रांग लग रही हैं। वो छोटी मरमेड चिल्लाई। वो सिल्फी से पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन वो एरियल के पिता को बचाने के काबिल थी, तो एरियल खुशी खुशी किसी की भी मदद लेने को तैयार थी। ठीक है, हिचकिचाने के बाद इजाबेला ने कहा। उसे सिल्फी कभी पसंद नहीं आई थी। इसकी एक वजह जलन थी और दूसरी फैक्शन एफिलिएशंस। दूसरी तरफ वो खुद नेफिलम की प्रिंसेस थी। वो किसी ऐसे इंसान को कैसे अप्रूव कर सकती थी जो मून गॉड की बिलवड डिसाइपल हो। एक बात जान लो, अगर वो हमारी मदद करती है तो सिल्फी वापस लाइट फैक्शन में नहीं जा पाएगी। उसके बाद से वो हमेशा हमारी तरफ होगी। जियांग फेई ने इजाबेला को इसके अंजाम याद दिलाते हुए कहा। इसकी वजह बहुत सिंपल थी। अगर सिल्फी ने नागा पर हमला किया तो नागा लाइट फैक्शन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। थोड़ी सी खोजबीन से लाइट फैक्शन या लूमिनस चर्च सिल्फी और जियांग फे के साथ उसके कनेक्शन और शैडो फैक्शन का पता लगा लेंगे। उसे ना सिर्फ लाइट फैक्शन से बाहर निकाल दिया जाएगा, बल्कि लाइट फैक्शन उसका शिकार भी करेगा। इसीलिए एरियल के पिता को बचाने में मदद करने के बाद वो सिल्फी को इग्नोर नहीं कर सकता था। ठीक है, इजाबेला फिर से चिल्लाई। वो नेफिलिम प्रिंसेस थी। भले ही उसे सिल्फी का हीरो बनना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो समझती थी कि सिल्फी के लाइट फैक्शन को धोखा देने वाले कदम का कितना बड़ा असर होगा। इसलिए काफ़ी सोचने के बाद इजाबेला जियांग फे को सिल्फी को बुलाने देने के लिए तैयार हो गई। इजाबेला की परमिशन मिलने के बाद जियांग फे ने वो जेड का टुकड़ा निकाला जो सिल्फी ने उसे दिया था। तुम्हारे पास ये चीज़ कब से है? कम्युनिकेटर को देखकर इजाबेला चिल्लाई। चिढ़कर और जलन के मारे इजाबेला किसी छोटे बच्चे की तरह जियांग फे की पीठ पर मुक्के मारने लगी। प्लीज़, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किंग एल्रिक की बिगड़ती हालत को देखते हुए जियांग फे ने खींचते हुए कहा। इजाबेला के साथ मजाक करने का टाइम नहीं था। तुम सही कह रहे हो, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मत सोचना कि ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगी। इजाबेला ने नाक सिकोड़ी और एरियल को शांत करने के लिए उसके पास चली गई। सिल्फी जियांग फे ने जेड प्लेट में धीरे से फुसफुसाया। आखिरकार तुमने मुझे बुला ही लिया। जेड प्लेट से सिल्फी की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ में खुशी, उदासी और एक अजीब सी तड़प सब कुछ घुला हुआ था। लाइट फैक्शन छोड़ दो, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो, जियांग फे ने अपने शब्दों को संभलकर चुनते हुए कहा। क्या सच में? सिल्फी खुशी से चिल्लाई। उसकी आवाज़ नॉर्मल से कहीं ज्यादा ऊंची हो गई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो बहुत खुश थी। हाँ, मुझसे XXXXXX पर मिलो। मैं इंतज़ार करूंगा, जियांग फे ने कहा। मैं अभी आती हूं, सिल्फी ने तुरंत कहा। प्यार में पागल सिल्फी ना जाने कब से जियांग फे के उसे एक्सेप्ट करने का इंतजार कर रही थी। इसीलिए कॉल खत्म होते ही वो तुरंत सुनहरी रोशनी के एक खंबे में बदली और जियांग फे की लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो गई। 10 मिनट से भी कम टाइम में सिल्फी जियांग फे के पास पहुंच गई। एक ओवरलॉर्ड टियर एनपीसी से इतनी स्पीड की उम्मीद करना कोई हैरानी की बात नहीं थी। सच कहा जाए तो ये वो तड़प थी जिसे सिल्फी ने इतने टाइम से अपने अंदर दबा रखा था। अब जब जियांग फे ने खुद सिल्फी को अपने साथ रहने के लिए कहा था, तो अपने जज्बातों को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हस्बैंड जियांग फे को उसके इन गेम नाम से बुलाने के बजाय सिल्फी ने कहा। तुमने क्या कहा? सिल्फी को जियांग फे की पत्नी बनते देख इजाबेला गुस्से से दहाड़ी। जाहिर है इजाबेला ये बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। वो अपने रहते किसी और को पत्नी की जगह कैसे लेने दे सकती थी? उसे अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए था, बाकी सबकी तरह। क्या उसे लगता था कि सिर्फ लाइट फैक्शन को धोखा देकर जियांग फे के पास आने से उसे जियांग फे की ऑफिशियल स्पाउस बनने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी मिल गई थी? ऐसा इजाबेला के जीते जी नहीं हो सकता था। शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ, लगभग रोने वाली हालत में जियांग फे ने कहा। वो जानता था कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद नहीं करेंगी, या यूं कहें कि इजाबेला सिल्फी पर हावी होना नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इजाबेला सच में लड़ने के लिए उस पर झपट पड़ेगी। शांत हो जाओ, अभी हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, बाकी सब बाद में देख लेंगे। जियांग फे ने सिल्फी के सामने खड़े होकर उसे बचाते हुए कहा। सिस्टर बेला, मेरे पिता अब और नहीं टिक पाएंगे। एरियल के गालों से आंसू बहने लगे और उसने कहा। सिल्फी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जियांग फे ने उस लेजेंडरी होली चर्च असासिन से कहा। तुम्हारे लिए कुछ भी? तुम्हारा हर हुक्म सर आंखों पर, सिल्फी ने कहा। उसके लिए अगर जियांग फे उसे मरने के लिए भी कहता और इससे उसे खुशी मिलती, तो वो खुशी खुशी उसका हुक्म मान लेती। मुझे वहां उस मरफोक को बचाने में तुम्हारी मदद चाहिए, जियांग फे ने सीधा किंग एल्रिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो मरफोक जिसे नागस ने घेर रखा है? सिल्फी ने जियांग फे की बात कन्फर्म करते हुए पूछा। बिल्कुल सही, अगर हो सके तो उस सबसे स्ट्रांग दिखने वाली नागा और बाकी नागा सोल्जर्स को भी मार दो, लेकिन तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी सबसे पहले किंग एल्रिक को बचाना है, जियांग फे ने कहा। वो लालची नहीं बनना चाहता था। जब तक सिल्फी किंग एल्रिक को बचा सकती थी तब तक बाकी सारे टारगेट सेकेंडरी थे। मेरे प्यारे हस्बैंड, तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, जियांग फे की आंखों के सामने से गायब होने से पहले सिल्फी ने कहा। जियांग फे ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्लीज़ ये काम कर जाए।
गायब होते ही सिल्फी बैरियर के मैजिक सर्कल की तरफ बढ़ी। होली चर्च असासिन होने के नाते सिल्फी की स्टेल्थ स्किल कमाल की थी। बैरियर पार करने के बाद भी उसने कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ा जिससे नागा को किसी घुसपैठिए का पता चलता। भले ही जियांग फे ने किंग एल्रिक को बचाने को प्रायोरिटी कहा था, लेकिन उसके लिए जियांग फे की कही हर बात प्रायोरिटी थी। वो जियांग फे की सारी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। भले ही तीनों मेन कैरेक्टर्स लेसर ओवरलॉर्ड टियर के थे, लेकिन किंग एल्रिक एक मैजिशियन, मॉर्गन एक वॉरियर और सिल्फी एक थीफ थी। इससे उसे मॉर्गन को खत्म करने का सबसे बड़ा एडवांटेज मिल गया। दूसरी तरफ सिल्फी के हाथ में मौजूद वेपन असली गेम चेंजर था। ये वही लूमिनस नीडल थी जो कार्डिनल को वापस नहीं की गई थी बल्कि सिल्फी को लौटा दी गई थी। वो वेपन एक परफेक्ट असासिन के लिए एकदम परफेक्ट हथियार था। एक इंस्टेंट किल और 100% डिफेंस इग्नोर इफेक्ट सच में मॉर्गन की जान एक ही बार में ले सकता था। इस पॉइंट पर मॉर्गन और उसके बाकी हाई लॉर्ड एनपीसीएस ने किंग एल्रिक को घेर लिया था और उन पर हमला कर दिया था। किंग एल्रिक के सारे पर्सनल गार्ड्स बहुत पहले ही मारे जा चुके थे। हा एल्रिक, मेरा ये सरप्राइज एम्बुश कैसा लगा? क्या तुम्हें सच में लगता था कि मेरे होते हुए तुम 7 सीज पर राज कर सकते हो? मॉर्गन खुशी से दहाड़ी, क्योंकि उसे अपना प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था। उसने मरफोल्क के सबसे एलीट सोल्जर्स को एक नकली जंग में फंसा दिया था, जिससे एल्रिक का किंगडम कमजोर हो गया था। मुझे बस इस बात की हैरानी है कि तुम्हारे अंदर दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। खैर, मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले ही नहीं मार दिया। मुझे तुम जैसों पर बिल्कुल रहम नहीं खाना चाहिए था, किंग एल्रिक ने कहा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी मौत नज़दीक है। अचानक, हाँ, मेरे हस्बैंड ने तुम्हें अपना सलाम भेजा है, सिल्फी ने आगे झुककर मॉर्गन के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। मॉर्गन ने अपनी छाती की तरफ नीचे देखा, जहां एक नुकीली ब्लेड आर पार हो चुकी थी। घबराकर मॉर्गन ने खुद को उस ब्लेड से आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भले ही उसने एक मैजिक बैरियर बनाने की कोशिश की, लेकिन लूमिनस नीडल ने सारे मैजिक बैरियर और डिफेंस को इग्नोर कर दिया। अगले ही सेकंड वो ब्लेड एक हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी। आर्ग! ब्लेड का इंस्टेंट किल इफेक्ट एक्टिवेट होते ही मॉर्गन चीख उठी। बचने का कोई मौका नहीं था, सिर्फ मौत। एक ओवरलॉर्ड टियर बॉस को दूसरे ने पल भर में मार दिया था। अगर तुम सिल्फी की हिट लिस्ट में थे तो तुम्हारा बचना नामुमकिन था। टेक्निकली अगर तुम्हारे पास मौत को भी चकमा देने वाला शैडो आर्मर होता तो तुम बच सकते थे। लेडी मॉर्गन! बाकी नागा बॉसेस चिल्लाए। ये क्या हो रहा है? किंग एल्रिक हैरान रह गए। जब उन्हें लग रहा था कि वो मरने ही वाले हैं, तभी अचानक से एक खूबसूरत औरत हवा में से प्रकट हुई और उनके सबसे बड़े दुश्मन मॉर्गन को मार गिराया। मैं बाद में सब समझा दूंगी, अभी के लिए हमें यहाँ मौजूद एक एक नागा को मारना होगा, सिल्फी ने कहा। ठीक है, किंग एल्रिक ने पक्के इरादे से कहा। भले ही उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लाइट फैक्शन का कोई इंसान उनकी मदद क्यों करेगा, लेकिन अभी उनका जिंदा बचना सबसे ज्यादा जरूरी था। उन दोनों ने मिलकर काम किया और बाजी पलटने लगे। सिल्फी बस वही कर रही थी जो उसे करने को कहा गया था। उसे किंग एल्रिक और नागा के बीच की छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्यार में पागल उस औरत के दिमाग में बस एक ही चीज थी, अपनी रिक्वेस्ट पूरी करना और जियांग फे का भरोसा जीतना। दूसरी तरफ किंग एल्रिक नागा पर सच में बहुत गुस्सा थे। भले ही वो नागा से नफरत करते थे, क्योंकि वो मरफोक के साथ हमेशा जंग छेड़े रखते थे, लेकिन कैद होने की वजह से किंग एल्रिक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब 2 ओवरलॉर्ड बॉसेस खून खराबे के लिए उतावले हों तो उनके बराबर की ताकत रखने वाले के अलावा कोई उन्हें नहीं रोक सकता था। नागाज ने अभी अपना सबसे स्ट्रांग फाइटर खो दिया था। अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। होली चर्च असैसिन होने के नाते सिल्फी ने बिजली की तरह हरकत करते हुए लगभग हर सोल्जर को एक ही बार में मार गिराया। हायर लॉर्ड टियर बॉसेस भी उसका सामना नहीं कर पाए। चाहे वो कोई चींटी हो या फरिश्ता जिसे भी लूमिनस नीडल लगी, उसका मरना तय था। आज़ाद होने के बाद किंग एल्रिक एक किलिंग मशीन बन गए थे। एक के बाद एक पावरफुल और तबाह करने वाले स्पेल्स छोड़े जा रहे थे, जो सिल्फी से भी ज्यादा लोगों को मार रहे थे, क्योंकि उनके पास AOE अटैक्स थे। 3 मिनट से भी कम टाइम में किंग एल्रिक ने 2 फॉरबिडन स्पेल्स चला दिए थे। उन्होंने इतने लोगों को मारा था कि सिल्फी सिर्फ मॉर्गन को मारने के लिए ही चर्चा में रह सकती थी। डिंग! लेजेंडरी हिडन क्वेस्ट कंप्लीटेड। डिफिकल्टी मिशन इम्पॉसिबल। 15 मिनट्स बाद जियांग फे को क्वेस्ट का पॉपअप मिला। रिवॉर्ड देखकर जियांग फे हैरान रह गया। अपनी ताकत का अंदाजा होते ही सिल्फी ने सिर्फ हायर टियर ऑफिसर्स को मारना शुरू किया, जबकि किंग एल्रिक ने अपने AOE मैजिक स्पेल्स का यूज करके बाकी कमजोर सोल्जर्स को मार गिराया। कुछ ही मिनट से भी कम टाइम में नागा की पूरी आर्मी का सफाया हो गया। कटे हुए सिर, हाथ और पूंछें पानी में तैर रही थीं। जब तक किंग एल्रिक का गुस्सा शांत हुआ, आसपास का पानी पूरी तरह लाल हो चुका था। नागास के कटे हुए अंग पानी पर तैरते हुए देखे जा सकते थे। इस पॉइंट पर जब खत्म करने के लिए कोई भी खतरा नहीं बचा था, किंग एल्रिक सिल्फी के पास गए और उसे शुक्रिया कहा। मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। क्या मैं अपनी जान बचाने वाले का नाम जान सकता हूं? किंग एल्रिक भले ही सिल्फी की असली पहचान नहीं जानते थे, लेकिन वो कम से कम इतना तो बता ही सकते थे कि वो लाइट फैक्शन के मेंबर्स में से एक थी। मेरा नाम सिल्फी है। आपको मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मैं बस अपने मास्टर का ऑर्डर मान रही हूं, सिल्फी ने कहा।
किंग एल्रिक को बचाना जियांग फे की एक रिक्वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं था। सच कहा जाए तो उसे मरफोक लीडर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर जियांग फे ने उनका सिर मांगा होता तो सिल्फी तुरंत उनका सिर भी ले आती। हाँ, सिल्फी द डिसाइपल ऑफ द मून गॉड, तुम्हारी ताकत अभी भी पहले जैसी ही पावरफुल है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें मुझे बचाने का ऑर्डर किसने दिया था? किंग एल्रिक ने पोलाइटली पूछा, जबकि सिल्फी उनके साथ बहुत रूखा बर्ताव कर रही थी। उस औरत के हाथ में मशहूर लूमिनस नीडल थी। यहां तक कि मॉर्गन भी एक ही वार में मारी गई थी, इसलिए किंग एल्रिक को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि अगर वो उन्हें मारना चाहती तो वो बच पाते। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? एरियल चिल्लाई जैसे ही जियांग फे और उसकी छोटी सी पार्टी आइलैंड पर उतरी। मैं अब देख रहा हूं कि मेरी प्यारी बेटी एकदम सेफ और सही सलामत है। क्या ये लोग तुम्हारी रीइंफोर्समेंट्स हैं? किंग एल्रिक ने पूछा। नहीं, वर्डियोर ग्लाइडर ने आपके पकड़े जाने की खबर सुनी थी और अपनी मर्जी से आपको बचाने आने का फैसला किया था। एरियल ने जियांग फे को क्रेडिट देने के लिए कहा। भले ही उसने लव कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट के जरिए जियांग फे से वो क्वेस्ट एक्सेप्ट करवाई थी, लेकिन उसे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि उसके पिता ने अभी तक जियांग फे को अप्रूव नहीं किया था। ऐसा ही लग रहा है, जियांग फे की तरफ ध्यान देते हुए किंग एल्रिक ने कहा। वो जियांग फे से पहले भी एक बार मिल चुके थे, लेकिन वो काफी दूर से था। अब जब जियांग फे वहीं था, किंग एल्रिक ने सोचा कि उन्हें उस आदमी को अच्छे से देख लेना चाहिए जिसने उनकी बेटी का दिल चुराया था। जब एरियल ने अपने पिता को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिवोशन और जियांग फे के बारे में बताया था तो जाहिर है किंग एल्रिक बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें लगा था कि एरियल इस मामले में बहुत जल्दबाजी कर रही है। वो उनसे बिना पूछे ही किसी को अपना लाइफ टाइम पार्टनर कैसे चुन सकती थी? ये मेरे लिए सम्मान की बात है, किंग एल्रिक जियांग फे ने कहा, और वो और इजाबेला किंग एल्रिक के सामने थोड़ा सा झुके। भले ही किंग एल्रिक ने खुद को मास्टर ऑफ द सेवन सीज का नाम दिया था, लेकिन वो फिर भी मरफोल्क रेस के लीडर थे। इजाबेला रॉयल नेफिलिम की प्रिंसेस थी। जाहिर है उसकी पोजीशन और रैंक कहीं ज्यादा ऊंची थी। इजाबेला सिर्फ इसलिए पोलाइट बर्ताव कर रही थी क्योंकि वो उसकी अभी की हालत से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे। लेकिन वो सिर्फ पोलाइटनेस तक ही रुकने वाली थी, क्योंकि मरफोक लीडर ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे वो उसकी इज्जत कमाए। जियांग फे और इजाबेला एक पैकेज डील थे। अगर एक झुकता तो दूसरा भी झुकता। ये नाचीज आपके इस सम्मान के लायक नहीं है, योर हाइनेस, इजाबेला से भी ज्यादा नीचे झुकते हुए किंग एल्रिक ने कहा। भले ही एरियल और इजाबेला दोनों प्रिंसेसेस थीं, लेकिन इजाबेला का स्टेटस कहीं ज्यादा ऊंचा था। और ये कौन? किंग एल्रिक ने कहा, क्योंकि वो जियांग फे से कैजुअली बात करना चाहते थे। लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि जिस इंसान ने अभी थोड़ी देर पहले उनकी जान बचाई थी वो उसी के पीछे दुबक कर खड़ी थी। इसलिए किंग एल्रिक ने सोचा कि यह आदमी पक्का कोई बहुत बड़ी हस्ती है। एक्सप्लोरर एक ऐसा टाइटल था जिसे कोई भी प्लेयर ज्यादातर एनपीसीएस की इज्जत कमाने के लिए हासिल कर सकता था। दूसरी तरफ एक ओवरलॉर्ड टियर बॉस के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस आदमी को खुद रॉयल नेफिलिम प्रिंसेस और डिसाइपल ऑफ द मून गॉड गले लगा रही थी। आखिर इसके पास कितनी पावर थी? क्या ये खुद मून गॉड का बेटा था? क्या मैं इस इज्जतदार इंसान का नाम जान सकता हूं? अपना घमंड किनारे रखते हुए किंग एल्रिक ने पूछा। ये मेरे फियांस हैं। इनका नाम वर्डियोर ग्लाइडर है, जो ऊ येजी के डिसाइपल हैं। जियांग फे के जवाब देने से पहले ही इजाबेला ने उसकी पहचान बताते हुए कहा। हैं? जियांग फे हैरान रह गया। वो इजाबेला का फियांस कब से बन गया? उनकी एंगेजमेंट कब हुई? उसने उसे रिंग कब दी? इजाबेला ने जियांग फे की तरफ घूरा और अपनी छोटी उंगलियों को उसके आर्मर के बीच घुसाकर उसकी कमर में चिकोटी काटी। वो अपनी बातों को लेकर एकदम क्लियर थी। अगर उसने उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत की तो वो उसे चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। हाँ, मैं वर्डियोर ग्लाइडर हूं, जियांग फे ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा। जियांग फे उतना बेवकूफ नहीं था जितना वो दिखता था। वो समझ गया था कि वो बस जियांग फे पर अपना कब्जा जताने की कोशिश कर रही थी ताकि सिल्फी को दिखा सके कि घर की असली बॉस कौन है। जब सिल्फी ने खुलेआम जियांग फे को अपना हस्बैंड कहा था तो इजाबेला भड़क गई थी। जाहिर है वो इस लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाली थी और खुशी खुशी एक बड़ा कदम उठाने को तैयार थी। हाँ, मैं समझ गया, किंग एल्रिक चिल्लाए, क्योंकि उन्होंने सिचुएशन को कुछ अलग ही समझ लिया था। उनके चेहरे के भाव कह रहे थे कि जवानी के दिन कितने अच्छे होते हैं। वो पूरी तरह भूल ही गए थे कि उनकी बेटी के लाइफ लॉन्ग पार्टनर के साथ कोई दूसरी लड़की खड़ी है। इसकी वजह ये थी कि किंग एल्रिक ऊ येजी का नाम सुनकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए थे। ऊ येजी का नाम शायद लोअर लेवल एनपीसीएस के कानों तक ना पहुंचा हो। शायद इवान हाइंस और फ्रिस्ट को भी ना पता हो कि ऊ येजी कौन थे। लेकिन किंग एल्रिक जैसे हायर लेवल एनपीसीएस के बीच ऊ येजी का नाम उनके कानों में गूंजने वाली बिजली की तरह था। ऊ येजी 4 सेजेस ऑफ द हेवंस में से एक थे। ये एक ऐसी पोजीशन थी जो आसपास के किसी भी राजा या रानी से कहीं ज्यादा ऊंची थी। धत, मैं बहुत लापरवाह था। मुझे पता था कि मेरी बेटी अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत फेमस है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने अपने लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है जो मुझसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। लगता है मैं इस मौके का फायदा उठाकर पहले से भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं।
मैं शायद सच में किंग ऑफ द सी बन सकता हूँ और मुझे इस छोटे से ईस्टर्न सी के दूर कोने में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। किंग एल्रिक ने सोचा। अपनी बेटी के किसी और को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिवोशन ऑफर करने की बात सुनकर उन्हें जो निराशा हुई थी वो तुरंत छूमंतर हो गई थी। ऊ येजी का नाम लेते ही जियांग फे किंग एल्रिक के एटीट्यूड में आए अचानक बदलाव को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि डिवाइन ब्लैकस्मिथ के बारे में ये रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। जियांग फे और किंग एल्रिक के बीच दुआ सलाम होने के बाद उसने किंग एल्रिक को किनारे खींचा और उनसे अकेले में बात की। उसने उन्हें चेतावनी दी कि सिल्फी के धोखा देकर शैडो फैक्शन में आने या जियांग फे की एलाई बनने की खबर किसी को न बताएं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन सिर्फ मरफोल्ड के लीडर को बताई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो सारा इल्ज़ाम लाइट फैक्शन पर डालना चाहता था। उसने किंग एल्रिक को अपने बाकी मरफोक्स को ये बताने की इजाज़त दे दी कि उनकी जान किसने बचाई है, लेकिन बस इतना ही। जियांग फे चाहता था कि ये खबर फैले कि सिल्फी अपनी मर्जी से मास्टर ऑफ द सेवन सीज की मदद करने आई थी। इस तरह वो नागस की नफरत को लाइट फैक्शन की तरफ मोड़ सकता था। किंग एल्रिक ने सारी बात सुनी और समझ गए कि जियांग फे क्या चाहता था। आखिर वो किंग एल्रिक की जान बचाने वाला और उनकी बेटी का लाइफ लॉन्ग पार्टनर था। जाहिर है वो जियांग फे का भरोसा नहीं तोड़ते। बाहर वालों की नज़र में वो सिल्फी ही थी जिसने टायरेंट ऑफ द ओशन मॉर्गन को मारा था और मास्टर ऑफ द सेवन सीज को बचाया था। सिर्फ मरफोल्क रेस ही जानती थी कि ये सब जियांग फे की वजह से हुआ था, जिसने उनके लीडर की जान बचाई थी। अंत में सबसे ज़्यादा फायदा जियांग फे को ही हुआ था, जबकि अनजाने में ही लाइट फैक्शन ने नागा की नफरत और दुश्मनी मोल ले ली थी।